अच्छा, तो पाइथन जो है कंप्लीट हो गई है और नमपाई स्टार्ट किए इंशाल्लाह ताला आज से, और शायद 4 क्लासेस के अंदर ही कवर कर लेंगे पूरी नमपाई। वैसे तो बहुत बड़ी है, लेकिन हमें जो मेन चीज़ें पढ़नी है उसको हम देख लेंगे, जो उसके मेन कॉन्सेप्ट्स हैं। अच्छा, वैसे नमपाई पे हम डायरेक्टली काम नहीं करते, मतलब सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए और समझने के लिए हम नमपाई को पढ़ तो रहे हैं, लेकिन फ़िलहाल हमारे पास पूरे कोर्स में फ़र्दर इसका कोई यूज़ नहीं होता। लेकिन जब हम आगे पांडास पढ़ेंगे, पांडास हो गई, मशीन लर्निंग हो गई, एनएलपी हो गई और इमेज प्रोसेसिंग हो गई, अगर वो पढ़ते हैं जनरेटिव एआई हो गई, वो सारी चीज़ें बैकएंड पे इस नमपाई को यूज़ कर रही होती हैं। नमपाई लाइब्रेरी को ही पीछे यूज़ कर रही होती हैं, ठीक है तो वैसे भी पाइथन का पार्ट ही, लेकिन क्या ये एक अलग लाइब्रेरी है या अलग मॉड्यूल है जिस पर आज हम काम करने वाले हैं। और ये किस लिए यूज़ होती है, जैसे पाइथन के अंदर ना डिफरेंट चीज़ें डिफरेंट पर्पज़ के लिए यूज़ होती हैं। अब जैसे अगर हमें वेब डेवलपमेंट करनी है तो उसके लिए जेंगो है, फ्लास्क है, ठीक है, फास्ट एपीआई वगैरह हैं, तो उसके लिए हम वो पढ़ते हैं। अगर हमें वो अच्छे से आती है, हम वेब डेवलपमेंट ईजिली कर सकते हैं। ये जो लाइब्रेरी है नमपाई की, ये ज़्यादातर मैथमेटिकल कैलकुलेशन से रिलेटेड है, ठीक है। ज़्यादातर किससे रिलेटेड है, ये मैथमेटिकल कैलकुलेशन। तो आगे हम जब पढ़ेंगे ना मशीन लर्निंग एल्गोरिदम, इसको पढ़ रहे होंगे या एनएलपी पढ़ रहे हैं या पांडास पढ़ रहे हैं, वो सारी की सारी जो लाइब्रेरीज़ हैं वो अलग लाइब्रेरीज़ हैं, तो वो बैकएंड पे इसको यूज़ कर रही होती हैं। क्योंकि हमें आगे जो है ना मशीन लर्निंग या जो भी आगे कवर करना है, वो सारा है कैलकुलेशन पर ही। सब जगहों पर क्या है, हमें कैलकुलेशन ही देखने को मिल रही होंगी, सही है। तो उसके जो हम पढ़ा करते थे ना, रूल्स होते थे हमारे पास, मतलब मैथमेटिकल को हर चीज़, मैथमेटिक्स में हर चीज़ को सॉल्व करने का कोई ना कोई फॉर्मूला या कोई ना कोई रूल हुआ करता था। अब जैसे आपको याद होगा कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती थी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसमें स्क्वायर रूट आता था, बी स्क्वायर माइनस 4ac और 2a करके वाला फॉर्मूला जो था, वो एक सोल्यूशन था या वो एक मतलब फॉर्मूला था किसको सॉल्व करने के लिए, क्वाड्रेटिक को सॉल्व करने के लिए। तो ये जो पूरा फॉर्मूला है, मैंने बताया था कि किसी भी चीज़ को सॉल्व करना स्टेप बाय स्टेप, वो एल्गोरिदम दिलाता है, ठीक है। तो ये जो फॉर्मूला, ये भी क्या एक तरीके से एल्गोरिदम है, किसका, उन इक्वेशंस का जिस पर स्क्वायर मौजूद हो। तो कहने का मतलब ये है कि भाई आगे जो भी लाइब्रेरीज है ना, उनमें ज़्यादातर हमने मैथमेटिकल काम करना होगा, ठीक है। तो बैकएंड पे इसलिए कौन सी लाइब्रेरी यूज़ हो रही होती है, नमपाई। तो अगर आपको थोड़ा सा नमपाई का आइडिया है तो आप समझ सकेंगे, अच्छा भाई किस तरीके से काम कर रही है उनके बैकएंड पे, सही है। तो डेफिनेशन देख लेते हैं क्या लिखी हुई है। अच्छा, ये ना एक न्यू डेटा टाइप्स हम कवर कर रहे हैं, स्क्रीन। अच्छा, तो ये एक न्यू डेटा टाइप है, समझिएगा। हमने आज तक जो डेटा टाइप्स पढ़ी हैं कौन कौन सी थी, स्ट्रिंग, इंटीजर, फ्लोट, बूलियन और लिस्ट, टपल्स, सेट्स, डिक्शनरी, ठीक है। ये सारी हमने डेटा टाइप्स पढ़ी हैं। लेकिन अब ये एक मतलब अब जो है हम इसको एक ये न्यू डेटा टाइप पढ़ने जा रहे हैं, और इसको क्या बोला जाता है, नमपाई एरे बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है, एरे। हाँ, एनडी एरे मतलब एन डायमेंशनल एरे है, या इसको हम नमपाई की एरेज भी बोलते हैं, जो कि सिमिलर होती है दिखने में लिस्ट की तरह। दिखने में किस तरह की लगेंगी है, लिस्ट की तरह दिखेंगी है, लेकिन लिस्ट से बिल्कुल डिफरेंट होती हैं। लिस्ट से बिल्कुल डिफरेंट होती हैं और बहुत ज़्यादा फास्ट भी होती हैं। अभी हम देखेंगे इससे सारा कंपैरिजन, ठीक है। तो क्या लिखा हुआ है, ये नमपाई जो है वो स्पेशल टाइप ऑफ एरे होती है, ठीक है। एरे समझ लें वही स्क्वायर ब्रैकेट में करके आ रही होती हैं, ठीक है, और दिखने में लिस्ट की तरह होती है, लेकिन लिस्ट होती नहीं है, हरगिज़ नहीं होती। लिस्ट बहुत ज़्यादा सुस्त है, बहुत ज़्यादा स्लो है। नमपाई जो एरेज हैं बहुत फास्ट हैं, ठीक है। देखेंगे, कंपेरिजन करेंगे हम। तो ये क्या करने देती हैं, दैट लेट्स यू स्टोर एंड प्रोसेस लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा एफिशिएंटली। वही डेटा वाली पार्ट आ गई कि डेटा को आपको स्टोर भी करने देगी डिफरेंट फॉर्म्स के अंदर, डिफरेंट डायमेंशंस के अंदर, और क्या करते हैं, प्रोसेस भी कर देती है जल्दी से। मतलब अगर हमें कोई ऑपरेशन परफॉर्म करवाना हो ना, और अगर हमारा डेटा बहुत बड़ा है, जीबीज़ में जा रहा है, तो ये क्या करेगा, बहुत इजीली उन तमाम डेटा पॉइंट्स को ऑपरेशन परफॉर्म कर लेगा। अच्छा, एक और बात कि ये फास्ट है बहुत ज़्यादा। नमपाई की जो एरेज हैं बहुत ज़्यादा फास्ट हैं लिस्ट के मुकाबले में। लिस्ट से कंपेयर इस वजह से करते हैं क्योंकि ये सिमिलर होती है दिखने में लिस्ट की तरह,
ठीक है, तो इसलिए बार बार लिस्ट का जिक्र कर रहा हूँ। सेट्स, डिक्शनरीज और टपल्स, इनका जिक्र नहीं कर रहा। लिस्ट की तरह ही दिखने में होती हैं और तकरीबन कुछ जो हमने लिस्ट पे ऑपरेशन परफॉर्म किए तो सारे ऑपरेशन हम यहाँ पे ही परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे हमने अपेंड किया था लिस्ट पे, याद होगा, ठीक है। लिस्ट पे हम स्लाइसिंग किया करते थे, इंडेक्सिंग किया करते थे, वो सारी चीज़ें यहाँ पे ही परफॉर्म हो रही होंगी एरेज पे। तो इसलिए मैं लिस्ट से कंपेयर कर रहा हूँ। तो मैं क्या बोल रहा था कि लिस्ट बहुत ज़्यादा स्लो है और नमपाई बहुत ज़्यादा फास्ट है। अब इसकी फास्ट होने की वजह ये है कि इसका जो सिंटैक्स है ना, मतलब हम जो कोड लिखेंगे वो तो पाइथन में लिखेंगे, लेकिन नमपाई की खुद बैकएंड पे क्या चल रही होती है, कौन सी प्रोग्रामिंग है, सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। मतलब ये समझ लें कि सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है ना, वो हार्डवेयर के बिल्कुल ऊपर काम करती है। देखें, ये बात समझिएगा थोड़ा, कि अगर हमें हार्डवेयर से इंटरेक्ट करना है, हार्डवेयर से इंटरेक्ट करने का मतलब क्या है कि लेट से हमने कोई ऐसी चीज़ बनानी है जो क्या करेगी, हमारे हार्डवेयर्स को कंट्रोल कर रही होगी। ठीक है, जैसे कोई हमने टूल बनाया, उसकी मूवमेंट है, जैसे कैमरा हो गया फॉर एग्जांपल। कैमरे की मूवमेंट होती है ना, जैसे वो मूव कर रहा होता है, कंटिन्यूसली भी रिवॉल्व कर रहा होता है, या कुछ सेकंड्स के बाद क्या होता है, मूव कर रहा होता है 180 डिग्री में। तो इस तरह की जो मूवमेंट्स होती है ना टूल्स की या इक्विपमेंट्स की, अगर हमें हार्डवेयर से इंटरेक्ट करना है तो हम वहाँ पे कौन सी लैंग्वेज यूज़ करते हैं, सी लैंग्वेज का यूज़ करते हैं। ठीक है, वो डायरेक्ट क्या करती है, वो डायरेक्ट हार्डवेयर से, या हार्डवेयर की जो लैंग्वेज होती है ना बिल्कुल उसी के ऊपर मौजूद होती है, या बहुत ईजिली उससे कम्युनिकेट कर रही होती है, वो सी लैंग्वेज होती है। लेकिन पाइथन क्या है, पाइथन जो है वो इंटरप्रेटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। मतलब ये कि हम इसको ह्यूमन लैंग्वेज में ईजिली यूज़ कर रहे होते हैं। अभी आपने देखा होगा, मतलब पीछे जब हम पढ़ते हुए आए थोड़ा सा सिंटेक्स याद रखना पड़ता है, लेकिन क्या तकरीबन इंग्लिश के सिमिलर है। ठीक है, देखा होगा कि हम डेफ यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, प्रिंट यूज़ कर रहे हैं। प्रिंट का नॉर्मल मतलब भी क्या होता है कि किसी चीज़ को छापना या शो करवाना। फंक्शन का नाम भी वैसे ही दे दिया गया है। तो आपने जो देखा होगा ना, मतलब बहुत सारी फंक्शनैलिटीज़ वो इंग्लिश वाली हैं उसके अंदर। ठीक है, पाइथन के अंदर बात कर रहे हैं, तो पाइथन जो है ना वो ह्यूमन फ्रेंडली लैंग्वेज है, सही है। लेकिन नमपाई भी हम देख रहे हैं कि इसका सिंटैक्स पाइथन वाला है। सिंटैक्स हम पाइथन की तरह ही यूज़ करेंगे इसको, जो पाइथन में हमने आज तक सीखा है, स्क्वायर ब्रैकेट का यूज़ करना, डिक्शनरीज का यूज़ करना, और जो लॉजिक हमने बनाई है। लेकिन इसकी बैक एंड पे कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज काम कर रही है, सी लैंग्वेज काम कर रही है। और सी लैंग्वेज बहुत ज़्यादा फास्ट है पाइथन के मुकाबले में। ठीक है, बहुत ज़्यादा फास्ट है। फास्ट क्यों है, क्योंकि वो डायरेक्टली हार्डवेयर के बिल्कुल ऊपर ऑपरेट कर रही होती है। ठीक है, ये अगर मतलब थोड़ा सा कंप्यूटर साइंस वाला कॉन्सेप्ट है, तो इसको बस मैं इसी रफली बता रहा हूँ। पाइथन जो है ना बहुत टॉप पे लाई कर दी है। ठीक है, मतलब लैंग्वेज का भी एक वो है सिनेरियो कि भाई कौन सी लैंग्वेज डायरेक्ट हार्डवेयर से कम्युनिकेट कर सकती है, वो सी लैंग्वेज है। फिर उसके ऊपर डिफरेंट लैंग्वेजेस आती हैं कि कौन सी लैंग्वेज होगी, वो पहले बाइनरी में जाएगी, बाइनरी में जाके फिर फर्दर उसका एक सेंस बनेगा, फिर वो कम्युनिकेट होगा हार्डवेयर को। तो इस पूरे प्रोसेस में थोड़ा सा टाइम लगता है। पाइथन यही वाली चीज़ है कि हम इसको लिख तो किस तरह से रहे, इंग्लिश में लिख रहे होते हैं। अभी देखेंगे हम कोड ज़रा इसका, कि हम लिख तो उसको इंग्लिश में रहे होंगे, थोड़ा बहुत सेंटेक्स पाइथन का यूज़ कर रहे होते हैं, लेकिन बैकएंड पे जाके क्या होता है, ये सी लैंग्वेज को यूज़ कर रहा होता है। तो इसीलिए ये क्या है, बहुत ज़्यादा फास्ट है। वो डायरेक्ट क्या होती है, हमारी हार्डवेयर के साथ कम्युनिकेट कर रही होती है। तो देखें क्या है, फास्टर है एंड मोर पावरफुल देन नॉर्मल पाइथन लिस्ट्स। ठीक है, बिकॉज दे स्टोर द सेम टाइप्स ऑफ डेटा एंड सपोर्ट मैनी बिल्ट इन ऑपरेशंस लाइक मैथ, सॉर्टिंग एंड स्टैटिस्टिक्स। अगेन वही वाली बात है कि सिमिलर है लिस्ट के दिखने में, सिर्फ ऑपरेशन वाइज नहीं है। और ज़्यादातर किस लिए यूज़ होती है, मैथमेटिकल ऑपरेशन से रिलेटेड अगर हमें कोई भी काम करवाना हो, ठीक है, वो सारे के सारे काम कर देगी। तो हमने यूनिवर्सिटी के अंदर जाके ना बहुत एडवांस लेवल की मैथमेटिक्स पढ़ी हुई होती है। ठीक है, बहुत डिफरेंट रूल्स होते हैं और क्या बोलेंगे, डिफरेंट टेक्निक्स होती हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने की। वो सारी जो टेक्निक्स हमने पढ़ी हैं वो सब की सब नमपाई कवर कर दी है, सही है। अच्छा, ज़रा इसको पढ़ें, क्या लिखा हुआ है, फिक्स साइज होती है। हाँ, ये समझिएगा, नमपाई की जो एरेज है ना वो फिक्स साइज होंगी। अभी मैं इसको समझा देता हूँ, लेकिन असल जो इसकी एग्जाम्पल करें ना फिर आपको थोड़ा सा आइडिया होगा, मैं वहाँ पे आपको बताऊँगा। फिक्स साइज, इसका मतलब ये है कि लेट से मेरे पास एक एरे है, मतलब लिस्ट कंसिडर कर लें। फिलहाल मैंने अभी बना के नहीं दिखाई, तो फिलहाल ये समझ लें कि एक लिस्ट है मेरे पास। उसमें लिस्ट में हमने क्या किया था, लिस्ट के अंदर हम इंटीजर भी स्टोर कर दिया करते थे, फ्लोट भी होता था, बूलियन भी होती थी हमारे पास, स्ट्रिंग, और फर्दर लिस्ट आ सकती है, कोई सेट्स आ सकते हैं, मतलब मिक्स डेटा टाइप हमारी क्या हो सकती है, लिस्ट में आ सकती है। ठीक है, अच्छा, नमपाई एरे के अंदर क्या होता है, नमपाई एरे के अंदर
एक कॉन्सेप्ट होता है कि हमारा जो भी ऑब्जेक्ट है ना, या जो भी हमारा डेटा है, वो कुछ ना कुछ स्पेस कवर कर रहा होता है मेमोरी में जाके, समझें। जैसे लेट से एक हमने इमेज ली, ठीक है, वो थोड़ी सी लो क्वालिटी कैमरे से ली गई है, तो उसका साइज़ क्या होगा, उसका जो वॉल्यूम होता है, जो MBs या KBs वगैरह होते हैं, क्या होंगे, बहुत छोटे से होंगे। अगर MBs में तो बहुत कम MB होगी, KB से तो KBs बहुत कम होंगे, लो क्वालिटी। लेकिन उसी के मुकाबले अगर मैंने किसी हाई क्वालिटी कैमरा से, हाई रेजोल्यूशन जिस कैमरे की है उससे मैंने अगर वो इमेज ली है, पिक्चर ली है, तो क्या होगा, वो थोड़ी सी साइज़ में ज़्यादा होती है। तो मैं उस साइज़ की बात कर रहा हूँ। और वो साइज़ कहाँ होता है, अगर हम लेट्स मोबाइल की बात कर रहे हैं, तो हमारा जो हार्ड डिस्क होती है या हार्ड ड्राइव होती है, उसमें जाके वो सेव हो रही होती है। बात समझ रहे हैं भाई बात को। जैसे ये पूरा मैं ये गूगल क्रोम का यूज़ कर रहा हूँ, तो गूगल क्रोम मेरे पास कहाँ पे जाके स्टोर हुआ हुआ है, कहाँ पे जाके मेरे पास सेव हुआ हुआ है, रैम होती है, रोम होती है। रैम में कब आता है ये, जब इसको चला रहा होता हूँ। लेकिन नॉर्मली कहाँ होता है ये, हमारे रोम में या हार्ड ड्राइव के अंदर इंस्टॉल हुआ हुआ होता है, सेव हुआ हुआ होता है। तो फिर अब जरा साथ फिक्स साइज़ का, फिक्स साइज़ क्या है, एक मेरे पास एरे है, उसमें सिर्फ 3 एलिमेंट्स हैं। कितने एलिमेंट्स हैं, 3। लेट से 1 2 3 मौजूद हैं। तो क्या होगा, हर जो एलिमेंट है ना अंदर एरे के अंदर, जो चीज़ें मौजूद हैं, उनका साइज़ फिक्स होने वाला है। मतलब अगर 1 एक स्पेस ले रहा है, लेट से अगर वो 2 MB की स्पेस ले रहा है, फॉर एग्जाम्पल, मैं भी थोड़ा रफली बता रहा हूँ, हम इसको देखते हैं आगे जाके। लेट से अगर मेरा नंबर 1 है और वो 2 MB की स्पेस ले रहा है, फॉर एग्जाम्पल, मेमोरी में आके 2 MB की स्पेस ले रहा है, तो 2 भी क्या करेगा, 2 MB की स्पेस लेगा। 3 भी क्या करेगा, 2 MB की स्पेस लेगा। मेरी बात समझ रहे हैं। लेट से अब एक नंबर मैंने इस एरे में ऐड किया, अब वो नंबर लेट से बहुत बड़ा नंबर है, लेट से मैंने 20 मिलियन एक बड़ा नंबर है, मैंने वो ऐड कर दिया। अब 20 मिलियन जो नंबर है वो बड़ा नंबर है, उसको 2 MB स्पेस में वो कवर नहीं हो पा रहा, 2 MB की स्पेस में। अब उसके लिए क्या चाहिए कि मुझे और स्पेस, मतलब कंप्यूटर खुद डिसाइड करता है, उसको खुद ब खुद क्या करना पड़ेगा, उस स्पेस को बढ़ाना पड़ेगा 2 MB से, ताकि 20 मिलियन में पूरा स्टोर कर सके। अगर उसने 2 MB की स्पेस दी 20 मिलियन को स्टोर करने के लिए, तो कुछ डेटा क्या हो जाएगा, उसका कट जाएगा, ओमिट हो जाएगा, हज़फ हो जाएगा। तो 20 मिलियन भी 20 मिलियन नहीं रहेगा, वो छोटा नंबर बन जाएगा। ये बात समझिए, थोड़ा सा इसको समझे माइंड में, ये सिंपल वर्ड्स में समझा रहा हूँ। तो होगा क्या, अब 20 मिलियन की वजह से स्पेस बढ़ेगी। लेट से 2 MB की जगह वो लेगा 20 MB फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। अच्छा, 20 MB सिर्फ किसको चाहिए, 20 मिलियन वाले नंबर को चाहिए। बाकी 1 2 3 तो 2 MB पे भी काम कर रहे थे ना आराम से, उसमें मतलब 2 MB की स्पेस में भी वो आराम से स्टोर हो गए थे। लेकिन क्या होगा, जैसे ही हमने उस एरे के अंदर 20 मिलियन का नंबर ऐड किया, 20 मिलियन को स्टोर करने के लिए एरे क्या करेगा, 20 MB की स्पेस एलोकेट करेगा उस नंबर को स्टोर करने के लिए। तो बाकी नंबर्स भी क्या करेंगे, उतनी ही स्पेस ऑक्यूपाई करेंगे, 20 MB सबकी स्पेस हो जाएगी। फिर 20 MB सब क्या कर रहे होंगे, फिर स्पेस को कवर कर रहे होंगे। मेरी बात समझ रहे मैं क्या बता रहा हूँ, जो सबसे बड़ा होगा वो सब बाकी बिल्कुल, बाकी भी सब उस पर इम्प्लीमेंट कर देगा फिर वो। तो एरेज जो है ना वो डिफरेंट साइज़ की नहीं हो सकती, मतलब साइज़ के सेंस में जो वो मेमोरी ऑक्यूपाई कर रही है ना, वो डिफरेंट नहीं हो सकती। अगर एक नंबर बहुत बड़ा आ गया, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी, और वो ज़्यादा स्पेस कवर कर रहा है, हालांकि छोटे नंबर को इतनी स्पेस चाहिए ही नहीं, कहाँ 2 MB कहाँ 20 MB, लेकिन क्या होगा, फिर बाकी नंबर्स को भी मजबूरन क्या करेगा, पाइथन उतनी ही स्पेस अलाउ कर देगा। ये बात समझ रहे हैं। अच्छा, एक और बात यहाँ पे उतनी लिखा नहीं लिखा मैंने, हाँ ये सेम डेटा टाइप। हमेशा क्या होती है नंबर एरेज के अंदर, डेटा टाइप सेम होनी चाहिए। डेटा टाइप क्या होनी चाहिए, सेम। अगर इंटीजर है ना मेरी एरे के अंदर, तो सब क्या हो भाई, इंटीजर हो। लेट से मेरे पास 9 आइटम्स हैं मेरी एरे के अंदर, और लेट से 1 से 9 तक मैंने नंबर्स लिखे हैं, लेकिन सब के सब इंटीजर्स हैं, सब के सब क्या है, इंटीजर्स हैं। तो पाइथन सबको इंटीजर बोलेगा। लेकिन अगर मैंने कोई एक नंबर को भी फ्लोट बना दिया, लेट से मैंने 4 को बोल दिया 4.3, जैसे मैंने कहा ना 1 से लेकर 9 तक के नंबर्स लिखे हैं मैंने, लेकिन मैंने 4 को क्या बोल दिया, 4.3 बोल दिया। लेट से मैं इस तरह बोल रहा हूँ, समझे, मैंने लिख दिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये समझे फिलहाल, वैसे तो लिस्ट है, लेकिन इसको कंसिडर करें फिलहाल ये क्या है, एरे लाइक है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, सारे क्या हैं, ये मेरे नंबर्स हैं इंटीजर वाले। तो अभी तो इसकी डेटा टाइप क्या होगी, सबकी इंटीजर होगी। लेकिन अगर मैंने लेट से 4 को या 5 को या किसी भी नंबर को, किसी एक को भी मैंने डेसिमल बना दिया, फ्लोट बना दिया, तो पाइथन क्या करेगा, पाइथन की नंपाई क्या करेगी, वो तमाम नंबर्स को
क्या बना देगी, फ्लोट बना देगी। क्योंकि हमने ये बात की थी इंटीजर छोटा होता है और फ्लोट थोड़ा सा बड़ा होता है। किस सेंस में, इस सेंस में देखें, अब जैसे मैंने 4.3 लिखा है ना, तो 4.3 में दो पार्ट्स हैं, एक पॉइंट से पहले वाला, एक पॉइंट के बाद वाला। पॉइंट के पहले वाला क्या है, इंटीजर है, और पॉइंट के बाद वाला क्या है, असल वो फ्लोटिंग नंबर है, जिसकी वजह से पूरा नंबर क्या बन चुका है, फ्लोट बन चुका है। मतलब पॉइंट के बाद वाली असल चीज़ है जो पूरे नंबर को फ्लोट बना रही है। तो पाइथन क्या करेगा, इस की वजह से, मतलब इस नंबर की वजह से तमाम नंबर्स को क्या बना देगा, फ्लोट बना देगा। अब आप बोलेंगे फ्लोट कैसे बनाएगा, वो तो 9 है, 8 लिखा हुआ है, तो क्या करेगा, सबके आगे पॉइंट बढ़ा देगा, सबके आगे क्या करेगा, पॉइंट बढ़ा देगा, मतलब सबको फिर फ्लोट बना देगा। तो समझिएगा, इसलिए लिखा हुआ है कि अगर पाइथन की नंपाई से डील कर रहे हैं ना, तो डेटा टाइप क्या रहती है, हमेशा सेम रहती है। समझ रहे हैं। अभी आपको और बहुत सारी एग्जाम्पल्स देखने को मिलेंगे और अच्छे से क्लैरिटी आएगी। बस ये माइंड में रख लें, फिक्स साइज होती है किसी प्रॉपर्टी, और सेंस क्या मैंने आपको बता दिया, सेम डेटा टाइप होती है। ठीक है। एक और बात कि पाइथन की जो एरेज है ना, वो स्ट्रिंग से इतना ज़्यादा डील नहीं करती। समझिएगा बात को, हमने क्या कहा कि नमपाई डिज़ाइन ही, या जो क्रिएट की गई है लाइब्रेरी, वो क्रिएट ही किस वजह से की गई है, मैथमेटिकल कैलकुलेशन के लिए। तो मैथमेटिक्स के अंदर स्ट्रिंग का कोई काम नहीं होता, मैथमेटिक्स के अंदर स्ट्रिंग का कोई काम नहीं होता। अगर आप नॉर्मली देखें तो क्या होगा, नंबर से साथ डील करना होता है हमें, अब वो इंटीजर हो या फ्लोट हो। समझ रहे हैं। अच्छा, लेट से अगर हमने फिर भी जानबूझ के, लेट से मेरी एरे, मैंने इसमें लिख दिया ए, मैंने एक स्ट्रिंग डाल दिया ए, पाइथन पता है क्या करेगा, पूरी एरे को स्ट्रिंग बना देगा, पूरी एरे को क्या बना देगा, स्ट्रिंग बना देगा। सही है। क्यों बना रहा है, क्योंकि वो अलग अलग हैंडल नहीं कर सकता। अभी हमने क्या देखा, सेम डेटा टाइप होनी चाहिए। अब ज़रा मुझे खुद बताएं कि इसमें इंटीजर भी मौजूद है, फ्लोट भी मौजूद है, और स्ट्रिंग भी मौजूद है। 3 डिफरेंट डेटा टाइप्स आ रही हैं। तो पाइथन कंफ्यूज हो जाएगा, नमपाई कंफ्यूज हो जाएगा। वो क्या करेगा, मजबूरन फिर तमाम ही आइटम्स को स्ट्रिंग बना देगा। सही है। और अगर इसने स्ट्रिंग बना दिया तो फिर हमारी मैथमेटिकल कैलकुलेशन वाला जो असल मकसद है वो फोत हो जाएगा, वो मतलब फिर रहा ही नहीं। तो इसीलिए नॉर्मली हम जितना भी काम करेंगे ना, आप देखेंगे सारा काम हमारे नंबर्स पे हो रहा होगा। मतलब ऐसी एरेज बनाएंगे जिसमें सिर्फ नंबर्स होंगे, भले ही वो कोई फ्लोटिंग नंबर हो या इंटीजर, बस इसके अलावा तो कोई है ही नहीं ना, कोई तीसरा नंबर। ये 2 नंबर्स होंगे, फ्लोटिंग नंबर होगा, फ्लोट होगा, या सिंपल इंटीजर वाला नंबर होगा। ठीक है। अच्छा, सेकंड लास्ट देखें, फास्टर एंड एफिशिएंट। अभी हमने देख लिया कि वो फास्टर और एफिशिएंट होती है ये, क्योंकि बैकएंड क्या चल रही है इसकी, सी लैंग्वेज चल रही है इसकी। ठीक है। यूज बाय अदर लाइब्रेरीज, वही वाली बात कि नमपाई पे इटसेल्फ तो कोई प्रोजेक्ट नहीं देखने को मिलेगा, लेकिन नमपाई जो है वो बहुत सारी लाइब्रेरीज के बैकएंड पे चल रही है। ठीक है। जैसे अभी हमने पांडास इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे, 2 वीक्स में इंशाल्लाह इसको कंप्लीट करके पांडास से स्टार्ट करेंगे, तो आपको अच्छे से आइडिया होगा कि पांडास वो डेटा मैनिपुलेशन लाइब्रेरी, मतलब उसमें हम डेटा को क्लीन करते हैं, उस लाइब्रेरी का यूज़ करते हुए डेटा से इनसाइट्स निकालते हैं। ठीक है। और बहुत सारे काम कर रहे होते हैं, देखेंगे वो सर। तो बैकएंड पे क्या चलता है, नमपाई यूज़ करता है वो, मतलब नमपाई की मदद से डेटा लोड करेगा और फिर हमें वो टेबल बना के दिखा रहा होता है डेटा को। सही। तो ये इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था। आप बस माइंड में ये रखें भाई, नमपाई अगर कोई पूछने क्या होती है तो आप बता दें, एक लाइब्रेरी है पाइथन की जो मैथमेटिकल कैलकुलेशन से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें परफॉर्म करवानी हो उसके लिए यूज़ होती है। सही है। यहाँ तक चलें, आगे बढ़ते हैं और ज़रा देखते हैं कि ये हमारे पास अब दिखती किस तरीके से। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम चूँकि नमपाई से काम कर रहे हैं ना, तो नमपाई और आगे जितनी भी लाइब्रेरीज पढ़ेंगे हमें उनको पहले इंपोर्ट करना पड़ता है। ठीक है। उनको क्या करना पड़ेगा, इंपोर्ट करना पड़ेगा। और किस तरह इंपोर्ट किया, मैंने बोला इंपोर्ट नमपाई एज एनपी, नमपाई लाइब्रेरी को इंपोर्ट करो, और मैं उसको किस तरह यूज़ करूँगा, एनपी करके आगे यूज़ करूँगा। ठीक है। अगर मैं ये नहीं लिखूँगा तो मुझे फिर ये नमपाई पूरा लिखना पड़ेगा बारी बारी, हर जगह फिर नमपाई यूज़ करना पड़ेगा। एक बड़ा वर्ड है तो थोड़ी सी उलझन हो जाती है, तो इसीलिए उसको शॉर्टकट में एनपी लिख लिया जाता है। आप चाहें तो उसको सिर्फ पी भी लिख लें, चाहें तो एन लिख लें या कुछ और लिख लें, फिर भी वो काम करेगा। ठीक है। इसको एग्जीक्यूट कर लिया। अच्छा, सबसे पहले हम ये देख रहे हैं कि हम नमपाई की एरेज बनाते किस तरीके से। ठीक है। तो बहुत डिफरेंट तरीके हम देखते हैं यहाँ पे। लेट से मैंने एक फंक्शन का यूज़ किया np.array, क्या नाम है इसका, np.array। मैंने लिखा np.array और मैंने यहाँ पे
लिस्ट बनाई। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं लिस्ट की मदद से नंपाई एरे बनाने जा रहा हूँ। पहले सबसे पहले लिस्ट की मदद से नंपाई एरे बनाने जा रहा हूँ। तो लेट से मैंने यहाँ पे कुछ रैंडम नंबर्स लिख लिए। सही है। तो ये लिस्ट में नंबर्स मौजूद हैं और ये np.array का फंक्शन क्या करेगा, मेरी इस लिस्ट को numpy एरे में टाइप कास्ट कर देगा। ठीक है। और मैं क्या करता हूँ, इसको मैं किसी वेरिएबल में सेव कर लेता हूँ। लेट्स मैं इसको array1 का नाम दे देता हूँ। array1 इक्वल्स टू np.array बोल दिया। ठीक है। अच्छा, एग्जीक्यूट किया, प्रिंट करते हैं इसको तो नाम। तो देखें क्या हो गया, इसने हमें वो numpy एरे दिखा दिए यहाँ पर। सही है। अब कैसे दिख रही है, लिस्ट की तरह ही है तकरीबन। ठीक है, लिस्ट की तरह ही है दिखने में। हाँ, आप ये बोल सकते हैं कोमा नहीं है इसमें, वो बात सही है, कोमा नहीं है। लेकिन अगर कोमे को कोई गौर ना करे तो क्या बोलेगा, यार ये लिस्ट ही है। ठीक है, अगर किसी ने कोमे पर गौर ना किया हो तो इसको लिस्ट ही कंसिडर करेगा, लेकिन ये लिस्ट से बिल्कुल डिफरेंट होती है। ठीक है। तो ये क्या आपकी नंपाई एरे है, सिंपल। अच्छा, एक बात और समझिएगा, आप लोग मुझे एक बात बताएं कि इसके स्टार्ट में और एंड में कितने कितने ब्रैकेट्स आ रहे हैं। एक एक ब्रैकेट आ रहा है। तो ये याद रखिएगा, अभी हम आगे मूव करेंगे ना 2D एरे 3D एरे, तो आपको वहाँ पे ये बहुत कॉन्सेप्ट के लिए ज़रूरी होगा। आपने ये देखना है कि भाई आपकी एरे में जितने ब्रैकेट्स होंगे ना, वो उतनी ही डायमेंशनल एरे कहलाती है। एरे तो है ये, एक नंपाई की एरे है, ये कंफर्म है। सही है, क्योंकि हमने बनाया उसको किससे, np.array की फंक्शन की मदद से। सही। लेकिन आप इसमें ब्रैकेट्स को देखें, ब्रैकेट्स जितने होंगे इसके अंदर आप बोलेंगे उतनी ही डायमेंशन है। तो स्टार्ट में देख लें, बस स्टार्ट में एक ब्रैकेट है ना, आप बोलेंगे 1 डायमेंशनल एरे। ठीक है। अच्छा, एक और बात, यहाँ तक सबको क्लियर है। वैसे हम 1 डायमेंशनल एरे को नॉर्मली क्या बोलते हैं, वेक्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वेक्टर। प्रोग्रामिंग के अंदर इसको नॉर्मली क्या बोलते हैं, वेक्टर। शायद फिजिक्स में भी इसको वेक्टर बोलते हैं, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, लेकिन प्रोग्रामिंग में हम इसको क्या बोलेंगे, वेक्टर। तो अगर आपको वेक्टर बोले ना कोई, तो आप समझ जाइए कोई डिफिकल्ट बात नहीं कर रहा, वो मतलब सिर्फ उस एरे की बात कर रहा है जिसके स्टार्ट में भी और एंड में भी एक एक ब्रैकेट मौजूद है, बस। अच्छा, अब आप ये पूछ सकते हैं कि भाई क्या एक से ज़्यादा ब्रैकेट भी हो सकते हैं। बिल्कुल हो सकते हैं, एक से ज़्यादा ब्रैकेट भी हो सकते हैं। ठीक है। लेकिन जितने ब्रैकेट्स बढ़ेंगे ना, उतनी ही डायमेंशंस बदल जाएंगी। ठीक है। अच्छा, डायमेंशन का सबको आइडिया, सबसे पहले तो ये बताएं डायमेंशंस क्या होती हैं। हमने नॉर्मली 2 डायमेंशंस या 3 डायमेंशंस तक पढ़ा हुआ होता है चीज़ों को। मैं एक मरतबा दिखा देता हूँ। अच्छा देखें, लेट से ये मैंने 2 लाइंस बनाई। ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं एक्स। ग्राफिकल वाला थोड़ा कॉन्सेप्ट है, और ये क्या कहलाती है, ये वाई कहलाती है। तो लेट से अगर मेरा ऑब्जेक्ट यहाँ पर कहीं मौजूद है, ठीक है, ये मेरा ऑब्जेक्ट है कोई, सही है। तो अगर मुझे उसकी लोकेशन निकालनी है तो मैं क्या करूँगा, मुझे इसकी लोकेशन को निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे दोनों जगहों से इसकी लोकेशन निकालनी पड़ेगी। मैं पहले एक्स में इसकी वैल्यू निकालूंगा कि भाई एक्स में क्या वैल्यू बनती है, यहाँ पर कोई ना कोई तो वैल्यू होगी ना भाई। ठीक है। यहाँ पे थोड़ा ग्राफ वाला कॉन्सेप्ट याद रखें कि नंबरिंग हुई भी होगी कुछ इस तरह करके 1 2 3, और लेट से ये 4 पोजीशन है, और इसकी वाई पर भी क्या होगी, कोई ना कोई वैल्यू होगी। ठीक है, बात समझ रहे। तो ये क्या हो गई हमारी, ये हमारी 2 डायमेंशन हो गई। इस पॉइंट की क्या निकलेगी, ये 2 डायमेंशन निकलेगी। ठीक है। अच्छा, 3 डायमेंशन क्या होती है, लेट से मैंने यहाँ पे एक और डायमेंशन बना दी। ठीक है, ये डायमेंशन बना दी, सही है। अच्छा, लेकिन आप थोड़ा सा इमेजिन करें कि मैं एक और पॉइंट बनाता हूँ। मैंने पॉइंट बनाया, लेट से चले यहाँ बनाता हूँ। मैंने यहाँ पर ये पॉइंट बना दिया, सही है। या उससे बेहतर ये होगा, मैं आपको बता दूँ, मैंने यहाँ बनाया। ठीक है। अच्छा, अब इसको थोड़ा समझिएगा। चलें। अच्छा, अब ये पॉइंट ज़रा समझिएगा। ये पॉइंट ऐसा लग रहा है कि उस साइड पे मौजूद है, उस साइड इसको थोड़ा सा आगे करके कंसीडर करें। अब ये 3 डायमेंशन है ना, पहले जो मेरा पॉइंट था ना वो 2 डायमेंशन प्लेन पे बना हुआ था, तो हम उसको बिल्कुल पीछे वाली साइड पे कंसीडर कर सकते थे। लेकिन अभी क्या, इसको पॉइंट को थोड़ा सा आगे समझे
ये जो एक्स वाई की लाइन है ना, इससे थोड़ा सा आगे होके बना हुआ है। या जैसे इसको इस तरह इमेजिन करें, ये इस चीज़ को ले लें, नीचे ज़मीन से लेकर ऊपर तक की ये क्या आपकी वाई डायमेंशन है, ये क्या आपकी वाई डायमेंशन है, और ये जो यहाँ से यहाँ तक आ रही है क्या है, एक्स डायमेंशन है। तो ये आपका ऊपर वाला पार्ट वाई हो गया और नीचे वाला पार्ट क्या हो गया, एक्स हो गया। और यहाँ पे जाएंगे तो क्या है आपका, ये जी डायमेंशन है, ठीक है, जी बोल लें, जेड बोल लें, जो बोलें, ये आपकी जी डायमेंशन है, ठीक है। तो वो पॉइंट है आप 3 डायमेंशन के अंदर, वो बिल्कुल दीवार पे नहीं लगा हुआ, थोड़ा सा आगे की तरफ मौजूद है कहीं, सही है। अब उस पॉइंट का कोई ना कोई लाजमी क्या होगा, एक्स भी होगा ना, ठीक है, उसका कोई ना कोई एक्स एक्सिस होगा, उसका कोई ना कोई वाई, क्योंकि वो किसी हाइट पर ही मौजूद है, वो पॉइंट आपका कहीं हाइट पर ही मौजूद है। तो लेट्स अगर मुझे उसकी एक्स वाली वैल्यू निकालने में कहाँ जाऊँगा, नीचे आ जाऊँगा इस तरीके से, और यहाँ पर जब मैं नीचे आऊँगा मैं मैच करूँगा मैं एक्स पे कहाँ लाई कर रहा हूँ, ये इमेजिन कर रहे हैं सब लोग, ये एक्स मुझे वैल्यू मिल जाएगी। अच्छा मुझे क्या निकालनी है, उसकी वाई वैल्यू निकालनी है। तो मैं क्या करूँगा, मैं यहीं पे खड़ा कहाँ जाऊँगा, वाई वाली उस पर जाऊँगा, वाई वाली जगह पे, ठीक है। वाई की वैल्यू निकल आएगी मुझे कि भाई वाई पे क्या है, कितनी हाइट है, वाई एक्चुअली क्या है, हाइट बताती है वो एक्चुअली, ठीक है। तो मुझे हाइट पे चल जाएगी और मुझे निकालना है जी डायमेंशन में कहाँ पर है। तो मैं क्या करूँगा, अब इधर जाऊँगा कि वो मेरा एक्स और वाई से कितना आगे आ चुका है। मैं क्या करूँगा, उसकी डायमेंशन निकालने के लिए जी एक्सिस पे जाऊँगा। ये थोड़ा सा विजुअलाइज कर रहे हैं आप लोग, ठीक है। तो ऑन पेपर जब भी हम पेपर का यूज़ करते हैं ना, तो हम एक्चुअली 2 डायमेंशंस में चीज़ों को डील कर रहे होते हैं, ये समझिएगा। हम किस तरह डील कर रहे होते हैं, चीज़ों को 2 डायमेंशन में डील कर रहे होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट से इसको छोड़ देने के लिए भूल जाएं, उसी को कंसिडर करें। आपकी ये जो वर्टिकल चीज़ है ये आपकी वाई डायमेंशन है और ये क्या आपकी एक्स डायमेंशन है। अब लेट से ये एक्स मौजूद है, मुझे इसकी डायमेंशन निकालनी है, ठीक है। ये एक्स लेट से एक मेरा ऑब्जेक्ट है, तो मैं क्या करूँगा, इसकी डायमेंशन निकालने के लिए पहले मैं आ जाऊँगा नीचे, और यहाँ पे जो भी एक्स की वैल्यू होगी, हमने कोई तो वैल्यू दी हुई होगी ना, और ये वैल्यू कहाँ से मिलती है, मुझे किसी रेफरेंस पॉइंट से मिलती है। अब मुझे आप समझ के बाद एक चीज़ बताएं, आप लोग अपने घरों से आ रहे हैं या कोई ऑफिस से आ रहे हैं, तो मैं आपसे पूछूं अगर डिस्टेंस बताएं कि आपने कितना डिस्टेंस कवर करके यहाँ पर पहुँचे, तो आप लोग क्या बताएंगे मुझे, कितना डिस्टेंस बताएंगे, किलोमीटर बताएंगे। कोई वैल्यू होगी ना मुझे, लेट से आपने कहा 15 किलोमीटर कवर करके आ जाओ, तब आप 15 किलोमीटर कहाँ से मेजर करके कहाँ तक के ला गए, कहाँ से मेजरमेंट लेना स्टार्ट कर रहे हैं आप, आपका वो रेफरेंस पॉइंट हो गया, सही है। और आपने यहाँ तक पहुँचे आप, तो आपने क्या किया, यहाँ तक मुझे डिस्टेंस बता दी, भाई इतना डिस्टेंस बन रहा है। अगर कोई घर से आ तो अपने रेफरेंस पॉइंट को क्या कंसीडर कर रहा होगा, घर, मतलब उसने वहाँ से चलने स्टार्ट किया, तो बोले मैं घर से आ जाऊँ, तो वो खुद बता देगा, बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती, मतलब वो समझ जाएगा यार मैं मतलब घर से आया तो मुझे इतना किलोमीटर पड़ रहा है, समझ रहे हैं। तो मेरा रेफरेंस पॉइंट का है वो किनारा है, मतलब मैंने वहाँ से चलना स्टार्ट किया है, ठीक है, वो मेरा रेफरेंस पॉइंट है। और रेफरेंस पॉइंट हमेशा क्या होता है, जीरो कंसीडर किया जाता है, हमेशा जीरो कंसीडर किया जाता है, मेरी बात समझ रहे हैं। तो वहाँ से लेके यहाँ तक के आने में कोई ना कोई सेंटीमीटर का या मिलीमीटर का डिस्टेंस तो कवर किया है ना भाई हमने, तो वो आपकी एक्स एक्सिस पे वैल्यू देखने को मिल रही होगी और वाई एक्सिस में क्या होगी, उसकी हाइट होगी। तो अगर मैं इस एक्स की बात कर रहा हूँ तो यहाँ पर इसकी यहाँ पे मुझे कोई एक्स वैल्यू देखने को मिल रही होगी, ये इमेजिन कर रहे हैं। और अगर मैं यहाँ से उधर चले जाऊँ, ये कितनी हाइट पे, वाई एक्सिस पे चले जाऊँ, तो मुझे उसकी क्या मिल जाएगी, वाई वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। अच्छा अगेन ये अगर ऑन पेपर है तो 2 डायमेंशन होगी। अगर आपका रियल ऑब्जेक्ट है ना, रियल ऑब्जेक्ट है कोई, तो क्या होगा, वो लाजमी 3 डायमेंशन में होता है, ठीक है। तो हमारे जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो 3 डायमेंशन में होते हैं। अच्छा इससे हायर डायमेंशन भी होती है, लेकिन वो थोड़ा सा विजुअलाइज करना डिफिकल्ट होता है, ठीक है। 4 डायमेंशन 5 डायमेंशन अभी हम देखेंगे, हमारे पास सारी डायमेंशन एग्जिस्ट करती हैं, बहुत सारी डायमेंशन एग्जिस्ट करती हैं हमारे पास नमपाई के अंदर, लेकिन विजुअलाइजेशन उनकी क्या है, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, ठीक है। तो अगर मैं आपको कोई 3D दिखाऊँ, देखते हैं जी। अच्छा टोटल 11 होती है, सही इंसानी आँख नहीं देख सकती, सही। एक्चुअल जो हम देखते हैं हम 4D तक देख सकते हैं, ये तक हमने साइंस के प्रूव कर लिया, बाकी डायमेंशन देख सकते हैं, सही। तो जो हमारी औकात हो जाती है फरिश्ते को देखते हैं ना, ये एक डायमेंशन में होता है, सही। ये आपकी जो आप जो बात करें ना, ये मैंने कहीं सुना भी था, कोई यूट्यूब पे चैनल है पाकिस्तानी है, वो फिज़िक्स के बारे में ना काफ़ी रिसर्च करते हैं, मुझे नाम याद नहीं आ रहा, तो उन्होंने थोड़ा सा इसके बारे में गाइड किया था कि शयातीन भी मौजूद है इसी दुनिया में, लेकिन हमें नहीं दिखते, तो हमारी बात हो गई, लेकिन वो अलग डायमेंशन में। तो वो डायमेंशन क्या, हम उसको विजुअलाइज ही नहीं कर सकते, हमारी जो हद है वो बस 3 डायमेंशन तक महदूद है,
इससे ऊपर नहीं निकल सकते। याजूज माजूज भी यहीं पे मौजूद हैं, नहीं दिखते लेकिन ऐसे ही है ना भाई, यहीं से निकल के आएंगे ना। दज्जाल भी यहीं मौजूद है लेकिन कहाँ है नहीं पता। तो ये सारी की सारी वो मतलब बताते हैं कि ये अलग डायमेंशंस के अंदर है। और ब्लैक होल की थ्योरी भी कुछ इसी से रिलेटेड है कि ब्लैक होल जो है वहाँ तक पहुँचना बड़ा मुश्किल है, लेकिन अगर सफर सैकड़ों में किया तो ये कुछ उसी से रिलेटेड है। अच्छा 3 डायमेंशंस खैर चले इसको देख लें। ये जैसे आपके पास ये सामने देखने को मिल रहा है, तो ये क्या ऑब्जेक्ट हमारा 3 डायमेंशन, मतलब ये तमाम डायमेंशन से कवर हो रहा है। अब लेट्स से आप सिर्फ इसी ब्लू वाले की अगर एग्जांपल ले लें, ये थोड़ा सा डार्क ब्लू है, तो ये क्या है हमारा, ये हमारा एक्स एक्सिस में भी है। एक्स एक्सिस में किस तरीके से, वहाँ से देखें आप। लेट्स से मेरे पास ये जो चीज़ है ना, मैं इसको अगर कॉपी करूँ, एक मिनट, तो मेरे पास मेरा माउस की मूवमेंट दिख रही है आपको, कर्सर पता दिख रहा है। तो ये जो चीज़ है ना हमारी, लेट से अगर मेरी ये एक्स एक्सिस है, ये वाली चीज़ अगर एक्स एक्सिस है, ठीक है, और ये क्या है, ये जो ऊपर आ रहा है ये क्या है, ये वाई एक्सिस है। वाई एक्सिस हमेशा हम हाइट कंसिडर करते हैं, और ये मेरा जी एक्सिस है। तो अगर मैं इस डार्क वाले इस ब्लू वाले की बात करूं, इस वाले ऑब्जेक्ट की, तो क्या हो रहा है मेरा, ये 3 डायमेंशंस में कवर हो रहा है। अब कैसे हो रहा है देखें ज़रा, ये क्या हो रहा है, वहाँ से लेके यहाँ तक के आ रहा है। मतलब ये अगर मैं इसकी एक्स एक्सिस में लेके जाऊँ प्रोजेक्शन को, तो मुझे कोई एक्स वैल्यू भी मिल जाएगी इसकी, ऐसी ही है, यहाँ पे कोई ना कोई एक्स वैल्यू होगी इस जगह पर, ठीक है। अच्छा वाई एक्सिस क्या है, इसकी हाइट है, मतलब मैं यहीं से खड़ा होकर कहाँ जा रहा हूँ, वर्टिकली ऊपर जा रहा हूँ, तो मुझे इसकी यहाँ पे कोई वाई एक्सिस इसकी कोई वैल्यू मिल जाएगी। ये वाई एक्सिस है ना मेरा, इसकी कोई वैल्यू मिल जाएगी। अच्छा फिर फर्दर इसकी ऑब्जेक्ट की कोई थिकनेस भी होगी, इस ऑब्जेक्ट की कुछ थिकनेस भी होगी, तो थिकनेस वाली जो चीज़ है वो डेफिनेटली कहाँ होगी आपकी, वो इस डायरेक्शन में होगी, जी डायमेंशन के अंदर होगी। तो थिकनेस क्या बताएगी उसकी, वो जी डायमेंशन बताएगी। खैर तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हम किस तरीके से क्या कर सकते हैं, 2 डायमेंशन एरे बना सकते हैं। सही, एक पॉइंट याद रखिएगा कि हर हायर डायमेंशन का ऑब्जेक्ट बनाने के लिए, या हर हायर डायमेंशन की एरे बनाने के लिए प्रीवियस डायमेंशन हमें इस्तेमाल करनी पड़ती है। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, ज़रा समझिएगा दोबारा। हर हायर डायमेंशन पे जाने के लिए ना, उससे पिछली वाली डायमेंशन की नीड पड़ती है। अब मैं 2D बनाने जा रहा हूँ ना, तो 2D कैसे बनेगी मेरी, 1D से बनेगी। किससे बनेगी, 1D से बनेगी। जब मैं 3 डायमेंशन एक एरे बनाऊँगा अभी, तो 3 डायमेंशन बनाने के लिए मुझे किसकी नीड पड़ेगी, 2D की, और 2D को बनाने के लिए किसकी ज़रूरत पड़ेगी मुझे, 1 डायमेंशन की। तो जितनी हायर डायमेंशन में जाएंगे, उससे पिछली वाली सारी डायमेंशंस की हमें ज़रूरत पड़ती है, या उनकी नीड होती है बनाने के लिए। अब देखते हैं ज़रा, तो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पर लिखा np.array, ठीक है। और ज़रा इसका सिंटेक्स समझ जाइए, अगर आपको सिंटेक्स समझ आ गया ना, बिल्कुल हलवा हो जाएगा ये वाली चीज़ आपके लिए। मैंने एक ब्रैकेट बनाया, ठीक है। अगर मैं इसी में कुछ नंबर्स लिख देता हूँ कॉमा के साथ, ऑफकोर्स कॉमा के साथ लिखूंगा, तो ये कितनी डायमेंशन एरे बनेगी मेरे पास। सिर्फ मैं एक ब्रैकेट का यूज़ कर रहा हूँ, मैं सिर्फ क्या कर रहा हूँ, एक ब्रैकेट का मैंने यूज़ किया, मैंने इसको एग्जीक्यूट कर दिया, तो मैंने कितनी डायमेंशन की एरे बनेगी ये। हाँ ब्रैकेट्स देखें, ब्रैकेट्स, एक ब्रैकेट का यूज़ किया ना मैंने, एक ब्रैकेट का यूज़ करके उसमें नंबर्स लिख दिए, 1 डायमेंशन बनेगी। ये देखें, ऊपर भी यही किया था मैंने, यहाँ भी यही वाला काम था ना, 1 डायमेंशन बन गई। लेकिन कितनी डायमेंशन बनानी है भाई, 2 डायमेंशन बनानी है। कितनी डायमेंशन बनानी है, 2। तो मैं इसको नहीं लिखूंगा, मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर एक और ब्रैकेट अंदर लिखूंगा। सही है, 2 ब्रैकेट्स का यूज़ किया मैंने। अभी बताया था ना कि 2 ब्रैकेट्स होंगे तो 2 डायमेंशन, 3 ब्रैकेट्स होंगे 3 डायमेंशन कहलाती है। तो 2 डायमेंशन के लिए मैंने 2 ब्रैकेट्स का यूज़ कर लिया। अब मैं इससे कुछ नंबर्स लिखता हूँ। लेट से मैंने लिखा 2 3 4 5 6, ठीक है। चलिए पहले इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं।
तो ज़रा देखें, स्टार्ट में 2 ब्रैकेट्स आ गए और अंदर भी एंड में कितने आ गए, 2 ब्रैकेट्स आ गए। कहीं भी देख लें आप, स्टार्टिंग के ब्रैकेट्स देख लें या एंडिंग के ब्रैकेट्स देख लें, ब्रैकेट्स जितने होंगे आप मुझे फ़ौरन देख के बताएं कि भाई कितनी डायमेंशन है, वो 2 डायमेंशन है। 2 ब्रैकेट्स 2 डायमेंशन, 3 होती तो 3 डायमेंशन होती। सही। अच्छा, मैंने भी एक पॉइंट बताया था कि हर हायर डायमेंशन को बनाने के लिए उसकी प्रीवियस डायमेंशन चाहिए होती है, ज़रूरत होती है उसकी। मुझे सोचिए बताएं, सिर्फ अंदर वाली एरे को कंसीडर करें, अंदर वाली एरे, बाहर वाले को भूल जाए, अभी बाहर ब्रैकेट से भूल जाए, अंदर वाली एरे कितनी डायमेंशन है ये, 1 डायमेंशन ना। 1 डायमेंशन मैंने अंदर लिखी एक और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, तो मेरी कौन सी बन रही है, 2D बन रही है। बात क्लियर हो रही है? अच्छा, अब एक बात समझें, मुझे ये एक 1 डायमेंशन यहाँ पे एरे दिख रही है, मुझे क्या करना है, मुझे इसी तरह की एक और एरे बनानी है अंदर। भाई अंदर वाली क्या 1 डायमेंशन है ना, अगर मैं अंदर जाता हूँ कोमा लगा के एक और ब्रैकेट बना दूँ यहाँ पे, तो इसमें कुछ नंबर्स लिख सकता हूँ मैं, बिल्कुल लिख सकता हूँ। देखें मैंने कुछ किया, 6 तक लिखे थे ना, 2 3 4 5 6, 5 नंबर्स हैं। लेट्स मैंने लिखा 7 8 9 10 11, हो गए 5 नंबर्स, ठीक है, नंबर्स हो गए। अब ज़रा देखें मैंने क्या किया, मैंने एक और 1 डायमेंशन की एरे अपनी 2 डायमेंशन की एरे के अंदर लिख दी, ऐसी है। तो क्या हुआ, मेरे पास एक और रो बनकर आ गई, एक और रो बनकर आ गई, समझ रहे हैं? लेकिन अभी भी देखें, स्टार्ट में 2 ब्रैकेट्स हैं, एंड में क्या 2 ब्रैकेट्स है, अभी भी 2 डायमेंशन है। बात समझ पा रहे हैं मेरी? तो इस तरीके से क्या हुआ, हमने 2 डायमेंशन की एरे बना ली। अगर आप बोलेंगे एक और लिख दें, एक और लिख दें भाई, कोमा लगाते हैं, एक और लिख देते हैं। लेट्स से 12 13 12 15 और 16, 5 नंबर्स लेके चल रहे हम। तो अब ये क्या करेगा, एक और मेरी रो को बढ़ा देगा। ये क्या कर रहा है, मेरी रोज को बढ़ा रहा है। हाँ, एक और चीज़ समझ लें, यहाँ पे हमने मैट्रिसेस पढ़े हुए हैं, मैट्रिसेस मैट्रिक में भी पढ़े हुए हैं और यूनिवर्सिटी में भी पढ़ते हैं हम लोग, बल्कि शायद फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में पढ़ते हैं, कुछ इस तरह का क्रैमर्स रूल, एडजॉइंट मेथड्स, ये हमने पढ़े हुए होते हैं, ठीक है। और वो दिखते किस तरीके से, इस तरीके से हम बनाया करते थे, आपको थोड़ा बहुत माइंड में आ रहा होगा कि हम यहाँ पे नंबर लिखते थे, लेट से 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, ठीक है, और ये बंद कर दिया करते थे, ठीक है। तो ये मेरा मैट्रिक्स है, ठीक है, मैट्रिक्स कहलाता है ये। और इसमें क्या होती है हमारे पास, रोज, ये क्या मेरी पूरी रो, ये पूरी क्या है, ये रो, ठीक है। तो इसमें कितनी रोज हैं टोटल, 1, और ये सेकंड रो। अच्छा, कॉलम्स क्या होते हैं, वर्टिकली देखना पड़ता है हमें। तो ये मेरा फर्स्ट कॉलम है, ये वाला, इसको 1 बोल देंगे, और ये मेरा क्या है, सेकंड कॉलम है, ठीक है। तो अगर मैं इसमें एक और रो बढ़ाना चाह रहा हूँ तो क्या करूँगा, सिंपल, हमें पता है मुझे यहाँ पे नंबर्स लिखने पड़ेंगे, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, लेट से मैंने लिख दिया 6 7, भाई इसी तरह से पड़ेगी ना मेरी एक और रो। मैं नीचे क्या करूँगा, जाके और नंबर्स को लिख दूंगा, तो इससे क्या बढ़ गई, मेरी एक और रो बन गई। ये बात समझ रहे हैं? अच्छा, एक बात यहाँ पे समझिएगा कि मैं रो बढ़ा रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, मैं रो बढ़ा रहा हूँ, लेकिन नंबर्स कहाँ लिख रहा हूँ, कॉलम के अंदर। ये समझें, ये थोड़ा सा आगे जाके कंफ्यूज करेगा, तो इसको यहीं पे क्लियर करें। मैं बढ़ाना क्या चाह रहा हूँ, रो, मैं चाह रहा हूँ मेरी एक रो बढ़ जाए, लेकिन मैं नंबर कहाँ लिख रहा हूँ, कॉलम के अंदर। मैंने फर्स्ट कॉलम में एक नंबर लिखा, सेकंड कॉलम के अंदर भी क्या करा, एक नंबर लिखा। ये बात क्लियर हो रही है? अच्छा, मुझे कॉलम बढ़ाना है, मुझे क्या करना है, कॉलम को बढ़ाना है। तो कॉलम कहाँ बढ़ेगा भाई, यहाँ मुझे एक और नंबर लिखना पड़ेगा, इस तरीके से 3 नंबर यहाँ लिखने पड़ेंगे, यहाँ पे। अब मुझे कॉलम बढ़ाना है, तो लेट से मैं नंबर लिखता हूँ यहाँ पे 8 9 10, और मैं लेट से इसको हटाता हूँ यहाँ पर, और मैंने यहाँ पे ये ब्रैकेट बंद कर दिए, ठीक है। अच्छा, अब मुझे बताएं, मैंने ये क्या बढ़ाया, ये मैंने कॉलम बढ़ाया है, लेकिन कॉलम को बढ़ाने के लिए मैंने नंबर्स कहाँ लिखे, रो में लिखे हैं। ये समझिएगा, मैंने पहले नंबर कहाँ लिखा, फर्स्ट रो के एंड में लिखा 8, सही है। और सेकंड नंबर सेकंड रो के एंड में लिखा, थर्ड नंबर थर्ड रो के एंड में लिखा। तो थोड़ा सा केस अपोजिट है, अगर रो बढ़ानी होती है तो ऑपरेशन कहाँ होता है, कॉलम में जाके हमें काम करना पड़ रहा होता है। अगर मुझे कॉलम बढ़ाना है तो मैं रो में जाके, रो के एंड में जाके क्या करूँगा, नंबर्स को लिख रहा हूँ।
बस ये थोड़ा सा माइंड में रखिएगा, आगे जाके आपको बहुत हेल्प करेगा। तो ये थोड़ा मैट्रिक्स से सिमिलर है। अब देखें हुआ क्या, मैं जल्दी से यहाँ पे एक चीज़ देखें, मैं यहाँ पे ब्रैकेट बढ़ा रहा हूँ अंदर, मैं अंदर वेक्टर बढ़ा रहा हूँ, लेकिन उसको बढ़ाने से क्या हो रहा है मेरे पास, ये आपकी रोज़ बढ़ती चली जा रही है। या कि क्या हो रही है, मैंने अंदर ये ब्रैकेट लिखा था ना भाई, इसको ब्रैकेट के लिखने से क्या हुआ, मेरे पास मेरी रो बढ़ गई। फिर मैंने क्या किया, मैंने एक और ब्रैकेट बनाया, एक और ब्रैकेट में वैल्यूज़ लिख दी, तो मेरे पास क्या हो गई, एक और रो बढ़ गई। लेकिन ओवरऑल मैं इन तमाम वन डायमेंशन वाले एरेज को या वेक्टर को लिख कहाँ रहा हूँ, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, ठीक है। तो लेकिन पूरी खिलाएगी क्या, इसी वजह से आपकी 2 डायमेंशन खिलाएगी है, ठीक है। क्या खिलाएगी है, 2 डायमेंशन खिलाएगी। तो हम इसको बोल देते हैं, हम एरे 2 का नाम दे देते हैं और एग्जीक्यूट करते हैं, प्रिंट कर लेते हैं। मेरे पास क्या होगा, ये 2 डायमेंशन हो गई। यहाँ तक किसी को मसला कोई? अच्छा 3 डायमेंशन, 3 डायमेंशन जल्दी से क्या करना होगा मुझे, एक और ब्रैकेट अंदर यूज़ करना पड़ेगा, बिल्कुल 2 ब्रैकेट्स के अंदर एक और ब्रैकेट यूज़ करना पड़ेगा। तो पहले बेसिक से स्ट्रक्चर बनाते हैं। मैंने लिखा np डॉट एरे, सही है, np डॉट एरे, और मैंने पहले ये वाला ब्रैकेट बनाया। अगर इसमें कुछ नंबर्स लिख दूंगा तो क्या बनेगी मेरी, 1 डायमेंशन एरे, जिसको वेक्टर भी बोल सकते हैं। अच्छा लेकिन हमने बनानी 3D, मैंने इसमें एक और ब्रैकेट बनाया। तो अब अगर मैं यहाँ पे कुछ नंबर्स लिखूंगा, ये क्या बनाएगा मेरी एरे को, ये 2 डायमेंशन बनाएगा। लेकिन मुझे क्या बनानी है, 3 डायमेंशन बनानी है। तो इसी के अंदर क्या करना पड़ेगा, मुझे एक और ब्रैकेट लगाना पड़ेगा। एक और ब्रैकेट बना दिया, सही है। अब मैं इन ब्रैकेट्स में सबसे अंदर वाले ब्रैकेट में जो भी नंबर लिखूंगा वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, मेरी 3 डायमेंशन को शो कर रहा होगा। चलें, तो मैंने लिखा लेट से 32, कुछ यहाँ पे रैंडम नंबर्स लिख लेते हैं। लेट से मैंने ये कुछ नंबर्स लिख लिए, प्रिंट करते हैं, ज़रा देखें आपको 3 ब्रैकेट्स दिख रहे हैं देखने को, बिल्कुल मिलेंगे क्योंकि भाई हमने उसको लिखा ही 3 ब्रैकेट्स के अंदर है, और एंड में हमें क्या मिल रहे हैं, 3 ब्रैकेट्स मिल रहे हैं। तो ये क्या हमारी 3 डायमेंशन है। अभी हम इसको प्रूफ भी करेंगे आगे जाके, ठीक है, बस अभी फ़िलहाल समझें। अच्छा अब एक बात ज़रा बताएं मुझे, ये अगर इन तीनों ब्रैकेट्स में इधर से देखें कितनी डायमेंशन है, ये 3 डायमेंशन। अंदर आ जाएंगे, अंदर वाले ब्रैकेट्स को देखें, अगर इतने ब्रैकेट्स को देखूँ, ये कितनी डायमेंशन है मेरी, 2 डायमेंशन है, सही है। और अंदर चले जाएं, ये क्या है, 1 डायमेंशन है। तो जो मैंने वर्ड कहा था, जितनी हायर डायमेंशन में जाएंगे उससे पिछली वाली सारी डायमेंशन हमें क्या करनी पड़ेंगी, इस्तेमाल करनी पड़ेंगी अपनी हायर डायमेंशन वाली एरे को बनाने के लिए। तो अगर आप कल को जाके 12 डायमेंशन एरे बनाते हैं फॉर एग्जांपल, पॉसिबल है नंबर के अंदर, या उससे भी कोई हायर डायमेंशन बनाते हैं, तो आपको उसके पीछे की जितनी डायमेंशन हैं आपको उन सबको इस्तेमाल करना पड़ेगा, जब भी आपकी वो हायर डायमेंशन वाली एरे बन सकेगी। ठीक है, ये बात समझ पा रहे हैं? अच्छा अब मुझे आप लोग एक क्वेश्चन का आंसर दें। मुझे इस एरे के बाद ना एक और इसी तरह की एरे बनानी है। मतलब जैसे मुझे आपको ये ब्रैकेट लिखा हुआ दिख रहा है हाईलाइटेड वाला, मुझे क्या करना है, अंदर एक और ब्रैकेट ऐड करना है। तो मैं कहाँ पर ऐड करूँ जाकर, मेरा क्वेश्चन समझ आया? क्वेश्चन समझें, सेकेंड उसके अंदर लिखूंगा, बिल्कुल। देखें क्वेश्चन क्या था मेरा, मैंने ये जो एक अंदर अभी आपको हाईलाइटेड दिखाई है ना, हाईलाइटेड एरे, मुझे इसी के बराबर में एक और एरे चाहिए, एक और एरे मुझे बनानी है। तो मैं किस जगह जाकर अपनी फर्दर उस वाली एरे को लिखूंगा? क्वेश्चन समझ रहे नहीं? हाँ भाई, अली, सैद भाई, दानिश, क्लियर हुआ क्वेश्चन? कहाँ लिखूंगा जल्दी से बताएं। हाँ, कोमा के बाद देखें मुझे बनानी तो कितनी है, 3 डायमेंशन एरे से डील कर रहा हूँ ना भाई मैं, तो मैं कोमा कहाँ लगाऊंगा, सबसे अंदर ही बनाऊंगा, 2 डायमेंशन के अंदर खड़ा हूँगा मैं। और 2 डायमेंशन कहाँ है मेरी, इन 2 ब्रैकेट्स को अंदर क्रॉस करके जब मैं अंदर आऊँगा तो जब मुझे वहाँ पे 3 डायमेंशन लिखने को मिलेगा। तो मैं यहाँ पर आया, मैंने यहाँ पे एक और ब्रैकेट बनाया और मैं कोई भी नंबर लिखूँगा यहाँ पे, ठीक है। अच्छा नंबर्स लेकिन सेम लिखने पड़ेंगे। मैंने इस एरे में कितने नंबर्स लिखे थे, 5 नंबर्स है मेरे पास, तो अगली वाले में भी मुझे कितने नंबर्स लिखने पड़ेंगे, 5। वजह क्या बताता हूँ मैं। तो देखिए अब क्या होगा, मेरे पास अब अंदर एक और रो ऐड हो जाएगी, ठीक है। देखें एक और रो ऐड हो गई मेरे पास। ये बात समझ रहे हैं आप लोग? क्लियर हो रही है ये चीज़? तो हमने क्या किया, हमने ये 3 डायमेंशनल एरे बना ली 2 डायमेंशन की मदद से, और 2 डायमेंशन बनाई हमने 1 डायमेंशन की मदद से। एक लास्ट चीज़,
मैं इसी को कॉपी करता हूँ ज़रा कोड को, और मैं एरे 4 का नाम देता हूँ। अच्छा, अब एक चीज़ समझिएगा, मैं क्या करने लगा हूँ, ये यहाँ से यहाँ तक जो मेरी एरेज हैं, ये क्या बना रही है मेरी, ये 2 डायमेंशंस सॉरी 3 डायमेंशन एरेज को बनाने में मेरी मदद कर रही है। वैसे अगर इसको बिल्कुल इंडिविजुअली देखें तो ये वन डायमेंशन एरेज है, 2 एरेज हैं वन डायमेंशन की, जिसको हमने वेक्टर बोला, लेकिन वो बन हुई है किसके अंदर, एक और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, ठीक है। तो क्या बन गई इसकी वजह से, ये 2 बन गई, और बाहर वाले की वजह से 3 डायमेंशन बन गई। अब मैं काम करने जा रहा हूँ, ज़रा इसको समझिएगा, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, समझिएगा, आगे भी काम आएगा। मैंने क्या किया, मैं आया, मैंने जो सबसे आउटर वाले ब्रैकेट्स हैं ना, उसके बिल्कुल अंदर जाके क्या किया, कॉमा लगा दिया, और मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे दोबारा से मैं कुछ वैल्यूज़ लिखने जा रहा हूँ। क्या किया मैंने एक और ब्रैकेट बनाया, ठीक है, और इसमें एक और ब्रैकेट बनाया। मैं यहाँ पे कुछ नंबर्स लिखता हूँ, लेट से 1 2 3 4 5। मैं समझाता हूँ क्या करने जा रहा हूँ मैं। 6 7 8 9 11, ठीक है, मैंने ये लिखा। मैं ज़रा इसको प्रिंट करके दिखाता हूँ। अच्छा भाई देखें क्या हुआ है, यहाँ पर मैंने सबसे पहले तो बताएं कितनी डायमेंशन की एरे है मेरी, 3। सबसे स्टार्ट में देख लें कितने ब्रैकेट्स हैं टोटल, या एंड में पहुँच जाए, 3 डायमेंशन एरे। लेकिन ये हो क्या रहा, आप समझिएगा, मेरी 3 डायमेंशन एरे के अंदर जो 2 डायमेंशन एरे हैं वो कितने टाइम्स हैं, देखें बात समझें, अंदर इतने पार्ट को देखें आप, सिर्फ इतने पार्ट को, ये कितने डायमेंशन एरे बन रही है, 2 डायमेंशन। लेकिन क्या बिल्कुल इसी तरह का स्ट्रक्चर एक और मरतबा रिपीट हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। ये देखें, यहाँ से यहाँ तक का एक और मरतबा रिपीट हो रहा है, तो ये एक और 2 डायमेंशन एरे बना दी मैंने। मतलब मेरी 3 डायमेंशन के अंदर मैंने क्या किया, 2 मरतबा 2 डायमेंशन को बना दिया। पहले यहाँ तक बात समझ रहे हैं। अच्छा, अब मैंने बनाया कैसे वो समझिएगा, वो स्ट्रक्चर समझ लें बस। मैंने क्या किया, मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, मैंने np.array लिखा, सिर्फ ब्रैकेट की वजह से समझा रहा हूँ। ये एक ब्रैकेट बनाया, इसमें हमने क्या किया था, फिर एक और ब्रैकेट बना दिया था, और फिर हमने यहाँ पे जाके इस तरह से 2 ब्रैकेट बना के अपनी वैल्यूज़ को लिखा था। ये ब्रैकेट से समझ आ रहा है आप लोगों को। क्या किया था, पहले हमने ये बाहर के ब्रैकेट बनाए, सिंपल 1 वेक्टर बना दिया, 1 डायमेंशन की एरे बना दी। इससे कुछ नंबर्स लिखूंगा, 1 डायमेंशन बन जाएगा। लेकिन क्या किया, फिर अंदर जाके एक और स्क्वायर ब्रैकेट बना दिया। अब अगर इसमें कुछ नंबर्स लिखूंगा मैं अंदर जाके, ये कितने डायमेंशन की एरे बनाएगा, मेरी 2 डायमेंशन की। ये बात समझ रहे हैं। अच्छा, लेकिन हमें 3 डायमेंशन बनाई थी, हमने क्या किया, एक और अंदर ब्रैकेट बनाया, और फिर जाके इसमें नंबर्स लिखे, ठीक है। तो इन नंबर्स की मदद से मेरे पास जो एरे बनेगी वो कितनी बनेगी, 3 डायमेंशन एरे बनेगी। अच्छा, एक और बात, अभी मैंने आप लोगों से ये पूछा था, और आप लोगों ने बताया अगर मैं कोमा लगा के एक और अंदर स्क्वायर ब्रैकेट का यूज़ कर लूँ, ठीक है, तो अभी भी कितनी है, ये अभी भी 3 डायमेंशन की एरे ही बन रही है। लेकिन मैंने क्या किया, उस 3 डायमेंशन वाली एरे के अंदर एक और रो ऐड कर दी। तो अंदर में जितने जितने ब्रैकेट्स लिखते जा रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, एक और रो को ऐड कर रहा हूँ। लेकिन अब की मर्दा जो मैंने एरे 4 बनाई है, उसमें मैंने क्या किया, उसमें मैंने एक्चुअली कोमा लगाया, सिर्फ बाहर वाला एक ब्रैकेट को रखा, मतलब सिर्फ एक ब्रैकेट अंदर आया, मैं कोमा लगाया, और फिर मैंने क्या किया, वही काम रिपीट किया। अब लेट से मैंने ये ब्रैकेट बनाया, इस ब्रैकेट बनाने का मतलब क्या है कि मैं एक और 2 डायमेंशन एरे बना रहा हूँ। सिर्फ समझे इस ब्रैकेट को, एंड से देखें कितने ब्रैकेट्स आ रहे हैं इसके एंड में, 2 आ रहे हैं। तो मतलब मैं क्या कर रहा हूँ, एक और जो 3 डायमेंशन एरे बना चुका हूँ ना, उसमें एक और 2 डायमेंशन की एरे बना रहा हूँ, ठीक है। लेकिन मैं उसके भी अंदर गया और मैंने जाके यहाँ पर कुछ फर्दर वैल्यूज़ को लिखा, ठीक है। तो मतलब क्या हो रहा है कि मैं 3 डायमेंशन वाली एरे के अंदर एक प्रॉपर क्या कर रहा हूँ, 2 डायमेंशन की एरे इस तरीके से क्रिएट कर रहा हूँ, ठीक है। तो इस तरह करने से क्या हुआ, मेरे पास ये एरे देखने को मिली। ये बात समझ रहे हैं। अभी स्लाइसिंग करेंगे इसकी, मतलब अभी पॉसिबल अगर हुआ तो देखेंगे, वरना नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो ये वहाँ पे फिर आपको थोड़ा कंफ्यूज करेगा, अगर कोई मसला है तो बताएं। ये पहले के अंदर आपने ब्रैकेट, ये जो दूसरे 2 डायमेंशन वाला सर, ये आपने बताया कि मैंने बनाई, पहले के अंदर एक ब्रैकेट है,
दूसरे के अंदर शुरू में फिर आपने 2 ब्रैकेट डाले। देखें यहाँ से देखें आप, ये आपकी इतनी जो एरे है जिसको मैंने हाईलाइट किया, ये कितनी डायमेंशनल एरे है? ये 3 नहीं, ये 2 डायमेंशनल एरे। कितने ब्रैकेट्स हैं इसमें? 2 ब्रैकेट्स है ना, तो 2 डायमेंशनल एरे, ठीक है। तो मैंने क्या किया, उसी 2 डायमेंशन को एक और मरतबा रिपीट कर दिया बस, ठीक है। तो ये ओवरऑल तो क्या है, ये 3 डायमेंशनल एरे है, लेकिन इसमें क्या किया मैंने, 2 डायमेंशनल वाली एरेज को 2 मरतबा लिख दिया, एक मरतबा ऊपर और एक मरतबा यहाँ पर, कहलाएगी 3 डायमेंशन ही, ठीक है। अच्छा एक और चीज़, हम क्या बोलते हैं, ये जो आपकी ऊपर वाली 2 डायमेंशनल एरे है ना, इसको हम बोलते हैं डेप्थ। ये कौन सी डेप्थ पर है? डेप्थ मतलब कौन से टाइम आ रही है, ये फर्स्ट टाइम आ रही है, ठीक है। लेकिन इंडेक्स में क्या मिलेगी, इंडेक्स में कौन से नंबर पे आएगी, ये 0। ये पूरी एरे 2 डायमेंशन वाली एरे, अगर मैं इसकी डेप्थ की बात करूँ इन टर्म्स ऑफ इंडेक्स, ये डेप्थ मतलब टाइम के कौन से टाइम पे या कौन से नंबर पर आ रही है। वैसे तो 1 नंबर पर आ रही है, लेकिन इंडेक्स वाइज क्या कहलाएगा, इसका इंडेक्स 0 कहलाएगा। और सिमिलरली इसका क्या कहलाएगा, इंडेक्स इसका 1 कहलाएगा, ठीक है। तो चलें, बस इतना हमने करना था। अब हम आगे बढ़ते हैं और इसके अभी स्लाइसिंग और हम इंडेक्सिंग पढ़ेंगे आगे जाके। यहाँ तक थोड़ा बहुत अगर क्लियर हो गया है तो आगे फिर अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अच्छा, अब डी टाइप हमें बताता है डेटा टाइप बताता है। डी टाइप मतलब डेटा टाइप बताता है ये, ठीक है। अच्छा, ये डी टाइप हमारा किस तरह यूज़ होता है, लेट्स मैंने लिखा एरे 1, हमने ऊपर एरे 1 बनाई थी सिंपल 1 डायमेंशन, जो सिंपल सी थी, एक ब्रैकेट वाली, मैंने इस पर लिखा डी टाइप, एग्जीक्यूट किया। क्या बता रहा है ये, उसकी डेटा टाइप, कि वो कौन सी डेटा टाइप में मौजूद है। तो ज़रा देख के बताएं, उसके सारे नंबर्स किस तरह के थे एरे 1 के, ये देखें सारे नंबर्स इंटीजर थे, ऐसे ही है। तो हमें क्या दिखा रहा है, इसको इंटीजर 64 दिखा रहा है। अच्छा, ये 64 क्यों आ रहा है, इस पर हम डिस्कशन करेंगे थोड़ी सी देर में, इस पर डिटेल डिस्कशन करेंगे, सही है। अभी फ़िलहाल भूल जाएं, अभी आप फ़िलहाल इंटीजर को कंसीडर करें। क्या दिखा रहा है, ये इंटीजर नंबर दिखा रहा है। अच्छा, जो मैंने एक बात कही थी कि एरे की जो डेटा टाइप होती है वो क्या होती है, सेम होती है। मैं ज़रा उसको प्रूव करता हूँ। लेट्स से मैंने क्या किया, मैंने ना एक एरे 1 के साथ इसको कॉपी करता हूँ और मैं नीचे आके एक एरे 4 बनाता हूँ, एरे 4 बनाई और मैंने इसमें कोई भी एक नंबर ना फ्लोट बना दिया। क्या किया मैंने, इसमें एक नंबर फ्लोट बना दिया, सिर्फ 5.1 लिख दिया, एक नंबर फ्लोट है, बाकी सारे क्या है मेरे इंटीजर्स हैं। चलें एग्जीक्यूट करते हैं इसको और फिर से क्या करते हैं, एरे 4 की डेटा टाइप निकालते हैं, ठीक है। तो देखें क्या बता रहा है, फ्लोट 64, पहले क्या दिखा रहा था, इंटीजर 64। सब की डेटा टाइप क्या थी, सब इंटीजर के थे, सब इंटीजर नंबर से, लेकिन सिर्फ एक फ्लोट डालने से क्या किया इसने, सबको फ्लोट बना दिया, सबको क्या बना दिया, फ्लोट बना दिया। अच्छा, एक और चीज़ ट्राई करते हैं। लेट्स से मैंने लिखा ए लिख दिया, ठीक है, एग्जीक्यूट किया, तो अब क्या दिखा रहा है ये U32, मतलब ये स्ट्रिंग को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो इसने क्या किया, अब सबको मेरे लिए क्या बना दिया है, सबको इसने मेरे लिए स्ट्रिंग बना दिया, जो हमने बात की थी। तो सेम डेटा टाइप वाला कॉन्सेप्ट थोड़ा सा समझ आ रहा है कि क्या है कि कोई भी मतलब ये कैटेगरी वाइज है, अगर सिर्फ इंटीजर है तो इंटीजर रहेंगे, लेकिन बहुत सारे इंटीजर्स और अगर एक भी फ्लोट आ गया तो ऊपर का लेवल क्या, सबको फ्लोट बना देगा। और अगर फ्लोट के साथ कोई स्ट्रिंग भी आ गया तो फिर सबको क्या बना देगा, सारे नंबर्स को, सब चीज़ों को स्ट्रिंग बना देगा, ठीक है। तो हम इसको हटा देते हैं यहाँ से फ़िलहाल। सर जी अगर ये एरे पूरा फ्लोट हो तो हम एक इंटीजर उसके अंदर डाल दें, फ्लोट रहेगा। इंटीजर सबसे छोटा होता है, उसके बड़ा क्या होता है, फ्लोट होता है, ठीक है। मतलब ये एक हायरार्की चलती है कि इंटीजर का जो डेटा होता है ना, जो स्पेस होती है वो भी थोड़ी कम कवर करता है इंटीजर, लेकिन फ्लोट हमेशा उससे थोड़ा सा बड़ा रहता है, ठीक है। तो इसीलिए वो फ्लोट ही रहने वाला है। अच्छा भाई, ये चीज़ क्लियर है। चलें आगे बढ़ते हैं। और ए रेंज, ठीक है, अरेंज बोलें या ए रेंज बोलें, ठीक है। वैसे अरेंज में डबल आर आता है, इसको इसीलिए ए रेंज बोलते हैं। अच्छा, ये बिल्कुल सिमिलर है किसके, रेंज फंक्शन, पाइथन वाला रेंज फंक्शन याद है किसी को, पाइथन वाला रेंज फंक्शन क्या करता था, वो पाइथन वाला रेंज फंक्शन हम लिखते थे रेंज, यहाँ पे क्या बताते थे, स्टार्ट, फिर बताते थे एंड, और फिर यहाँ पे क्या बताते थे,
स्टेप्स या स्किपिंग वाली वैल्यू हम बताते थे, स्किपिंग इंडेक्स या स्टेप्स बताते थे। तो हमारा ए रेंज भी बिल्कुल 100% सेम काम करने वाला है, ठीक है, बस उसका नाम थोड़ा चेंज हो गया, रेंज के बजाय उसको ए रेंज बोल दिया है, ठीक है। चलें, लेट्स से सॉरी मैं एरे 5 बनाता हूँ और एरे 5 बना के मैं इसको बोलता हूँ लेट्स से ए रेंज। बताएं कहाँ से कहाँ तक के नंबर जनरेट करवाने हैं? 1 से 10 तक। तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा? 1 से 11। 1 से 10 अगर जाने तो 1 से 11 लिखना पड़ेगा, क्योंकि 11 इंक्लूड नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, एग्जीक्यूट करते हैं और प्रिंट करते हैं ज़रा एरे 5 को। तो क्या किया इसने हमारे लिए? 1 से 10 तक के नंबर्स जनरेट कर दिए। यहाँ तक बात क्लियर हो रही है? हम इसमें जहाँ से भी नंबर्स चाहें जनरेट करवा सकते हैं। लेट से एक और एरे बनाई मैंने, एरे 6 का नाम दिया, मैंने बोला np डॉट अरेंज और -3 से 9 बोल दिया, ठीक है। और लेट से 2 वैल्यूज़ का इसके नंबर बता दिया, ठीक है। तो क्या आउटपुट देखने को मिलेगा? कोई बताएगा इसका आउटपुट? 100% सिमिलर है उसके रेंज वाले फंक्शन के। आउटपुट किस तरह दिखाएगा मुझे? जल्दी से बताएं कोई। कहाँ से नंबर जनरेट कर रहा है भाई? -3 से। कहाँ तक जाएगा? 9 लिखा हुआ लेकिन जाएगा 8 तक। 9 लिखा लेकिन जाएगा 8 तक, मतलब 8 तक नंबर्स लाएगा हमारे लिए। लेकिन 2 क्या लिखा हुआ है? 2 क्या बता रहे हैं? हाँ, मतलब 2 लिखा हुआ है लेकिन ये कंसिडर 1 होगा। मतलब इसको क्या समझेगा कि एक नंबर को स्किप करो, एक नंबर दो, एक स्किप करो, फिर एक नंबर दो, फिर एक नंबर स्किप करो। तो -3 मिलने वाला है, लेकिन -2 नहीं मिलेगा, फिर -1 मिलेगा, 0 नहीं मिलेगा। प्रिंट करते हैं ज़रा। -3 मिला, -2 नहीं मिला, -1 मिला, 0 नहीं मिला, 1 मिला, 2 नहीं मिला, एंड सो ऑन। तो 100% उसी तरीके से काम करता है। जी, 2 लिखा है तो जो भी नंबर लिखेंगे उसका एक नंबर कम करके स्किप करेगा। अगर 3 लिखा तो फिर कितने करता? 2 नंबर स्किप करता। तो -3 देता, -2 -1 को छोड़ देता, 0 देता फिर हमें। हाँ भाई जल्दी से बताएं, क्लियर हो रही है ये चीज़? चलें, रीशेप बहुत इम्पॉर्टेंट मेथड है, बहुत फ्रीक्वेंटली यूज़ करेंगे हम इसको अभी आगे, तो अच्छे से समझिएगा। लेट से मैंने क्या किया, मैंने एरे 7 का नाम दिया। मैंने ना बोला np डॉट अरेंज, मेरे लिए नंबर्स लाओ -20 से लेके लेट से चलें एक काम करते हैं, बल्कि माइनस हटाते हैं, फिलहाल हम बोलते हैं 2 से लेके मेरे पास नंबर्स लाओ 11 तक। कितने नंबर्स लाएगा ये? 9 लाएगा। एक काम करते हैं, मुझे चाहिए उसमें 12 नंबर्स, तो इसको 12 करते हैं। अब कितने लाएगा? कंफ्यूज कर रहा है, 1 मिनट। हम एक काम करते हैं, इसको सिंपल ही रख लेते हैं। 1 से लेके क्या लिखते हैं? 13 लिख देते हैं फिलहाल। हमें 12 तक नंबर चाहिए, तो मैंने 1 से 13 लिख दिया कि भाई 12 तक नंबर्स ले आओ 1 से। अच्छा, अगर मैं इसको प्रिंट करूं तो आपको पता है कि भाई सिंपल सी एक एरे दिखा देगा, लंबी सी एक एरे होगी, इसमें 1 से 12 तक के नंबर्स होंगे, ठीक है। अच्छा, अब क्या करने लगा हूँ मैं? रीशेप का यूज़ करूँगा। क्या करूँगा मैं? रीशेप। मतलब मैं बोल रहा हूँ भाई ये तो मेरे लिए एरे लेकर आ रहा हूँ ना, इसकी शेप को बदल दो, इसकी शेप को बदल दो। अच्छा, हमारे पास पाइथन में नमपाई के अंदर जो शेप होती है ना, वो क्या होती है? वो हमारी रोज़ एंड कॉलम्स होती हैं, रोज़ एंड कॉलम्स। तो ज़रा पहले आप लोग मुझे इसकी शेप बताएं। इसकी शेप क्या है मेरे पास? ये जो मेरे पास मैट्रिक्स है जी, कितने का है ये? कितनी रोज़ हैं भाई? 3 रोज़ हैं। तो मैंने कॉमा से पहले लिखा 3, और कितने कॉलम्स हैं? 3। तो हम कॉमा के बाद कॉलम्स लिखते हैं 3/3। तो इसकी शेप क्या है? 3/3, ठीक है। मैंने क्या किया, मैंने इसको बोला कि जो तुम 12 नंबर्स ला रहे हो ना, इसको रीशेप करो। मैंने डॉट लगाया और रीशेप लिखा। अच्छा, अब मुझे क्या करना है? मुझे इसको शेप बतानी, मतलब नंबर्स बताने कि मुझे इन 12 नंबर्स को किस शेप में लेके जाना है, ठीक है। अब आप लोग क्या करेंगे? आप लोग मुझे कोई भी 2 नंबर्स बताएं जिनका प्रोडक्ट 12 होता है। भाई कितने नंबर्स ला रहा है? 12 नंबर ला रहा है, 12 नंबर्स ला रहा है। तो मुझे कोई 2 ऐसे नंबर्स बताएं कि उनको मल्टीप्लाई करूँ, प्रोडक्ट लूँ, तो उनका मल्टीप्लिकेशन के बाद आंसर 12 मिले। 3 4। हाँ, 3 4। 3 4 बिल्कुल। 3 × 4 क्या होता है? 12 होता है।
तो अगर मैं 3,4 लिखता हूँ इसका मतलब समझें, मैं क्या बोल रहा हूँ, 3 रोज और 4 कॉलम्स। जब बात समझ रहे, चलें एग्जीक्यूट किया, फिर एग्जीक्यूट किया तो क्या दिखा रहा है, 3 रोज आपको मिल रही है, ये 1 रो, ये आपकी सेकेंड रो और ये थर्ड रो, और कॉलम्स गिने, ये आपका 159 वाला पहला कॉलम, 2 6 10 वाला सेकेंड कॉलम, 3 7 11 वाला थर्ड कॉलम, और ये वाला फोर्थ कॉलम। ये बात समझ रहे हैं? तो आप इसको किसी भी नंबर में रीशेप कर दें, लेकिन प्रोडक्ट क्या हो उसका 12 होना चाहिए। लेट्स मैंने इसको स्विच कर लिया, मैंने बोला इसको क्या करो 4 3 में कर दो, जब भी कर देगा ये कोई मसला नहीं है। अब 4 रोज बन गई आपकी, देखें 1 2 3 4 रोज हो गई, और कॉलम्स कितने हो गए 3 हो गए। अच्छा आपने कहा नहीं ये भी नहीं चाहिए, इसको कर दो 2 6, ऐसा कर लें 2 6। अब क्या होगा 2 रोज और 6 कॉलम्स, तो देखें आपकी 2 रोज हो गई, अंदर वाला एक वेक्टर इस तरीके से आ गया और सेकंड वेक्टर इस तरीके से आ गया, और कॉलम्स कितने आपके 6 हो गए। देखें 1 7 पहला, 2 8 दूसरा, थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स, तो 6 कॉलम्स हो गए। तो ये समझ रहे हैं बात को, तो किस तरीके से हमने रीशेप को यूज़ किया। बस आप लोगों ने क्या देखना है कि भाई आपने नंबर्स जनरेट कितने किए और आपका कौन सा नंबर मल्टीप्लाई होने पे वो नंबर ला कर देगा, ठीक है, आप उसको रीशेप कर सकते हैं फिर इजीली, कोई मसला। आगे बढ़ते हैं। अच्छा np.ones ये क्या करेगा, हमें एक एरे ला के देगा जिसमें सबके सब क्या होंगे, वंस मौजूद होंगे, ठीक है। तो लेट से मैं एरे 8 का नाम देता हूँ, तो मैंने लिखा np.ones और शेप मांग रहा है, लेट से मैंने इसको दी 4,5 दी, ठीक है। एग्जीक्यूट करते हैं। अच्छा भाई एरर दिखा रहा है, ये मसला असल में आता है समटाइम्स, इसको बंद कर दूंगा ब्रैकेट के अंदर, ठीक है। फिर एग्जीक्यूट किया, ये जो मसला आया था ना इसको ज़रा आप लोग भी नोट कीजिएगा कि अगर आपने डायरेक्ट नंबर दिया ना उसको 4,5, तो कुछ फंक्शंस डायरेक्ट नंबर एक्सेप्ट नहीं करते, क्या करना पड़ता है उसको टपल बना के देना पड़ता है, हमें इस तरह ब्रैकेट बना के देना पड़ता है उन नंबर्स को, तो मसला क्या होता है हमारा हल हो जाता है। तो हम देखेंगे कुछ और फंक्शन इस तरह के जो हमें इस तरह से ब्रैकेट बना के देने पड़े होंगे। मैंने ऐड किया तो देखें क्या ला रहा है, ये हमारे पास 4 रोज और 5 कॉलम्स ला रहा है, ये आपकी 1 2 3 और ये 4 रोज और 5 कॉलम्स। हाँ अब पॉइंट क्यों ला रहा है, अब बात समझिएगा, जो आपका ये np.ones है ना। अच्छा एक और चीज़, numpy की जो डिफ़ॉल्ट डेटा टाइप है वो कौन सी है, वो फ्लोट है। numpy जो बाय डिफ़ॉल्ट नंबर्स लाके देता है ना, वो किस में लाके देता है, फ्लोट में लाके देता है, ठीक है, तो याद रखिएगा। अच्छा अब ये पॉइंट क्यों ला रहा है, ये फ्लोट की वजह से ला रहा है, ठीक है, ये ज़ीरो नहीं लगाता, अगर पॉइंट के बाद कुछ नंबर हुआ ज़ीरो के अलावा तो दिखा देगा, अदरवाइज सिर्फ ज़ीरो हुआ तो बोलते नहीं, बेकार है दिखाना, यूज़र खुद समझेगा कि ये फ्लोट नंबर है। तो numpy का लिखने का एक स्टाइल है बस ये, ठीक है, लेकिन ये है क्या नंबर हमारे, ये फ्लोट नंबर्स ही हैं, सही है भाई, ये क्लियर हो रही है बात। तो क्या किया हमने, एक np.ones की मदद से सिर्फ 1 वाली एरे जनरेट कर ली, क्लियर है। अभी तक हम एरे क्रिएशन देख लें किन किन तरीक़ों से हम एरे क्रिएट कर सकते हैं। अच्छा np.zeros क्या होगा, इसके अंदर सिर्फ ज़ीरो ला देगा, सारे ज़ीरो ला देगा, ठीक है। तो लेट से हमने बनाई एरे 9, np.zeros लिखा और मैं इसको बंद कर देता हूँ 4,6 के अंदर, लेट से चल रहा है, चल गया। प्रिंट करते हैं ज़रा इसको एरे 9 को, तो क्या किया इसने, मेरी 4 रोज और 6 कॉलम्स ले आया, ठीक है, काउंट कर लिएगा आप लोग, 4 रोज 6 कॉलम्स हैं और सबको क्या उठा के ले आया, फ्लोट बना के लाया है, ठीक है। अगेन डिफ़ॉल्ट डेटा टाइप क्या है इसकी भाई, फ्लोट है। यहाँ तक बात समझ रहे हैं, आगे बढ़ते हैं। रैंडम, अच्छा भाई अब यहाँ पे और फोकस करिएगा, जिस तरह रीशेप हम यूज़ करेंगे ना जगह जगह, हम रैंडम भी बहुत मर्तबा यूज़ करने वाले हैं आगे जाकर। रैंडम क्या करेगा, नाम से समझ आ रहा है, पहले शायद हमने इसको यूज़ भी किया एक मर्तबा, याद पड़ रहा है मुझे, यूज़ किया है कभी, नंबर जनरेटिंग वाले के लिए हमने यूज़ किया, इसको याद पड़ रहा है, लेकिन ये अच्छा वो जो गेम बनाया था, ठीक है। यहाँ पर क्या है कि रैंडम जो है ना आपका, ये बिल्ट इन है, numpy में खुद से मौजूद है, वहाँ पे हमने इंपोर्ट रैंडम किया था, यहाँ पे डायरेक्ट हम क्या करेंगे, numpy की मदद से रैंडम यूज़ कर लेंगे। अच्छा अब तरीका समझिएगा, 2 तरीके हैं, मैं यहाँ पे लिखता हूँ np.random
एक मरतबा हम जनरेट करेंगे फ्लोट, ठीक है, और एक मरतबा करेंगे इंटीजर। दोनों को देखते हैं हम ज़रा। जी हाँ सेव हुआ हुआ है, लेकिन बात समझे, अभी जो मैं रैंडम यूज़ कर रहा हूँ ना, रैंडम ये अलग लाइब्रेरी है। नमपाई ने उसको अपने पास भी बना के रखा हुआ है, ठीक है। मतलब हम नमपाई की मदद से उस लाइब्रेरी के फंक्शंस को भी कॉल कर सकते हैं, ठीक है। रैंडम इटसेल्फ नमपाई का पार्ट नहीं है, वो अलग लाइब्रेरी है, लेकिन नमपाई ने उसको भी अपने पास बना के रखा हुआ है कि तुम मेरी मदद से उस लाइब्रेरी के फंक्शंस भी कॉल कर सकते हो बगैर इंपोर्ट किए उसको। तो एक काम करेंगे हम, मैंने लिखा np.random और फिर मैंने लिखा रैंडम, 2 मरतबा रैंडम लिखा मैंने, ठीक है। 2 मरतबा रैंडम क्यों लिखा? ये रैंडम क्या करेगा, मेरी उस लाइब्रेरी को एक तरीके से इंपोर्ट करने वाला काम करेगा, और उस लाइब्रेरी में एक फंक्शन मौजूद है जिसका नाम क्या है, रैंडम। ये क्या करेगा, देखें ज़रा, डॉक्यूमेंटेशन दिखाएगा हमें। ये क्या नंबर लाके देगा, ये फ्लोट नंबर लाके देगा। तो मुझे क्या करना है, मुझे इसको बताना है साइज़। हम इसको नंबर बता देंगे भाई कितने नंबर्स लाके दो। लेट से मैंने इसको बोला मुझे तुम रैंडमली ना 20 नंबर्स ला दो। क्या करो, 20 नंबर्स ला दो। पहले एग्जीक्यूट करते हैं, देखें इसने क्या किया, मेरे ये 20 नंबर्स ले आया, ठीक है। डायरेक्ट इसने क्या किया, रैंडम बिल्कुल 0 से 1 के दरमियान 20 नंबर्स लेकर आ गया। ये बात समझ रहे हैं? तो अच्छा एक और बात, आप लोग जल्दी से बताएं, इसका आउटपुट कितनी डायमेंशनल एरे में मिल रहा है मुझे? 1 डायमेंशनल एरे में मिल रहा है, ठीक है। तो याद रखिएगा, रैंडम वाला जो है ना, ये मतलब रैंडम डॉट रैंडम जिससे फ्लोट मिलता है, हमेशा क्या लाता है ये आपको, 1 डायमेंशन लाता है। हाँ, अब अगर मुझे इसकी शेप चेंज करनी तो मैं इसकी भी शेप चेंज कर सकता हूँ, करते हैं अभी हम, ठीक है। तो मैंने इसको ये नहीं बताया तुम कहाँ से चलो कहाँ तक जाओ, बस ये क्या करेगा, मुझसे नंबर लेगा, पूछेगा कितने नंबर्स तुम्हें चाहिए। मैंने इसको बोला 20 नंबर्स ला के दो, इसने मुझे 20 नंबर्स ला दिए, ठीक है। अच्छा, इसको हम स्टोर कर लेते हैं एरे 9 के अंदर, और एरे 9 को प्रिंट कर लेते हैं। अच्छा भाई, अब ज़रा मुझे बताएं, मैंने ना एरे 9 को रीशेप करना है। एरे 9 को क्या करना है, मुझे रीशेप करना है। 20 नंबर्स मैंने निकलवाएं, तो 20 नंबर्स मेरे पास किस कॉम्बिनेशन में जा सकते हैं? 5 5 5 4 हो सकता है, 5 टाइम्स 4 20 हो जाएगा, या 4 5 हो सकता है, और क्या हो सकता है, 2 10 हो सकता है, 2 टाइम्स 10 20, और भी कुछ हो सकता है क्या? 10 टाइम्स 2 हो जाएगा, 2 10 हो जाएगा, 120 हो सकता है, नहीं 4 6 तो 24 हो जाएगा। तो खैर हम देखते हैं, मैंने क्या किया, मैंने लिखा प्रिंट एरे 9 डॉट रीशेप और 4 5 लिख दिया पहले। चलें, तो इसने क्या किया, हमारी 4 रोज़, ठीक है, 4 रोज़ आ गई हमारी, और कॉलम्स कितने हैं भाई, 1 2 3 4 5 कॉलम्स बना के लिए आया। ये समझ रहे हैं बात को? रैंडमली इसने हमारे नंबर्स को पिक किया और हमारी डिज़ायर्ड एरे में शेप में ट्रांसफॉर्म कर दिया। ये क्लियर हो रही है? लेट से मैंने 5 4 दिया इसको, मैंने बोला 5 4 में लेके जाओ, ये जब भी ले जाएगा। अब 5 रोज़ बनाई इसने और 4 कॉलम्स कर दिए। ये बात समझ रहे हैं भाई? जल्दी से बताएं। अच्छा एक चीज़, जल्दी से एक चीज़, मैंने ऊपर रीशेप कहाँ यूज़ किया था, ये देखें, जब मैंने नंबर्स जनरेट किए थे ना, मैंने उसके फ़ौरन बाद रीशेप का यूज़ कर लिया था, सही है। लेकिन यहाँ क्या कर रहा हूँ मैं, यहाँ तो मैं नंबर्स जनरेट कर लिए मैंने, और मैं प्रिंट करते वक्त उसको रीशेप करवा रहा हूँ। तो ये क्या हो रहा है, क्या डिफरेंस है दोनों में? किसी को अगर डिफरेंस इसमें क्लियर हो रहा है, किस डिफरेंस समझ आ रहा है? उसमें 1 डायमेंशन आ रहा है, वो तो बात सही है, देखिए 2 डायमेंशन आ रहा है, बात सही है। मेरा क्वेश्चन ये है कि मैं क्यों यहाँ पर, कहाँ गया, मैं यहाँ पर रीशेप यूज़ कर रहा हूँ एरे जनरेट करते हुए। मतलब मैंने यहाँ से नंबर जनरेट किए और मैंने उसको फ़ौरन ही क्या किया, शेप करवा दिया, रीशेप करवा दिया। लेकिन यहाँ मैंने उसको पहले जनरेट कर लिया और मैं सिर्फ प्रिंट करते हुए उसको रीशेप करवा रहा हूँ। तो क्या फ़र्क है दोनों में? पर सेव होगा, यहाँ सेव नहीं होगा। बिल्कुल यही फ़र्क है, समझिएगा बात को। देखें, मैंने यहाँ पर जो रीशेप करवाया है ना, इसको हाथ क्या इसको रीशेप करवाया है ना, मैंने पीछे नंबर जनरेट किए, यहाँ पे नंबर जनरेट किए, और यहाँ क्या बोल दिया, आगे ही बोल दिया रीशेप कर दो।
तो अब मेरी एरे 7 के अंदर एरे 7 के अंदर ही ये शेप सेव हो रही है, समझ रहे हैं? नंबर्स तो हैं ऑफ कोर्स, लेकिन वो शेप जो मैंने बनाई है ना वो मेरी एरे 7 में जाके सेव हो रही है। लेकिन यहाँ पर मैंने उसको शेप को चेंज नहीं किया। जिस तरह एरे मिल रही ना मेरी स्ट्रेट, बिल्कुल ये स्ट्रेट एरे है असल में, ये वाली ये मेरी किस तरह से रही है, लेकिन क्या है ये एक लंबी एरे, एक ब्रैकेट वाली है ना, मतलब 1 डायमेंशन है। तो मेरे पास ये सेव एरे 9 में ही हो रहा है, 1 डायमेंशन शेप मैंने नहीं किया इसको, तो यही आपकी शेप सेम हो रही है। मैं बस क्या बोल रहा हूँ कि यार प्रिंट करते हुए ना बस मेरी ये शेप बना के दिखा दो। तो ये जो चेंज है ना मेरी ओरिजिनल वाली एरे को चेंज नहीं कर रहा। देखें अगर मैं नीचे जाके बोलूँ प्रिंट करो एरे 9 को, 1 डायमेंशन ला रहा है, समझ रहे हैं? तो मेरी शेप को परमानेंटली चेंज नहीं कर रहा है, सिर्फ प्रिंट करते हुए मेरी शेप को चेंज करवा के दिखा रहा है। ठीक है भाई, यहाँ तक ये हमने रैंडम नंबर जनरेट किए हैं। अब रैंडम इंटीजर पे जा रहे हैं। क्या करना है? रैंडम इंटीजर जनरेट करना है। मैंने लिखा np.random सिर्फ लिखूंगा तो देख रहे हैं आप लोग, ये आपको int देखने को मिल रहा है, रैंडम इंट या रैंडम इंटीजर। अच्छा, अब मुझसे ये यहाँ पे 3 चीज़ें मांगता है, मुझसे यहाँ पे 3 चीज़ें मांगता है। अनलाइक रैंडम में क्या किया था, इससे मुझसे सिर्फ एक नंबर मांगा था, लेकिन यहाँ मुझसे 3 चीज़ें मांगेगा। ये दिखा नहीं रहा, पत्नी क्यों? वो क्या होता है कि मुझे बताओ कि कहाँ से चलना है, कहाँ से चलना है। मैंने कहा तुम चलो लेट से 1 से चलो, ठीक है, और कहाँ तक जाओ? लेट से मैं इसको बोलता हूँ चले 10 बोल दिया, 10 तक जाओ, ठीक है। अच्छा, डॉक्यूमेंटेशन नहीं दिखा रहा हूँ ना, आपको और क्लियर हो जाता। फिर हमें पूछेगा कि कितने नंबर्स चाहिए, मतलब मैं बोल रहा हूँ उसको तुम 1 से रैंडम नंबर उठाने स्टार्ट करो। कहाँ तक के उठा सकते हो? 10 तक। ऑफकोर्स 10 इसमें इंक्लूड नहीं होगा, 10 इंक्लूड नहीं होगा, 9 तक के उठा सकता है नंबर्स। और मुझसे पूछता है कि भाई कितने नंबर्स चाहिए आपको इनमें से। मैंने बोला मुझे ला के दो इसमें से 12 नंबर। कितने ला के दो? 12। कन्फ्यूज़ कर रहा है कि मैं 1 से 9 तक नंबर्स बनवा रहा हूँ उसको, तो बोला 12 नंबर्स ला के दो। किस तरह करेगा? देखें, वो एक नंबर को बारी बारी उठा सकता है। जैसा उसने 3 उठाया ना, तो हो सकता है 3 को दोबारा भी उठा लेगा। मेरी बात समझ रहे हैं? मैंने उसको जस्ट गाइड कर दिया कि 1 से 9 तक के नंबर तुमने उठाने, और उसमें कुछ इस तरह से रेंडमली नंबर्स उठाओ कि मुझे तुम 12 नंबर ला के दो। 3 नंबर को भी रैंडम उठाना, बिल्कुल बिल्कुल। अब हम देखते हैं। तो मैंने क्या किया, पहले इसको प्रिंट किया। तो देखें ज़रा, इसने 2 को क्या किया हुआ, यहाँ पे 2 मरतबा उठाया, 3 को इसने 2 मरतबा उठाया हुआ है, और क्या है हमारे पास 6 को भी 2 मरतबा, 1 को कितनी मरतबा उठाया? 3 मरतबा उठाया हुआ है। देख रहे हैं? तो कोई मसला नहीं है इसके लिए, हमने बस इसको रेंज बता दी। हाँ, अगर मैं इसकी रेंज बढ़ा दूँ, मैं बोलूँ 100 तक, तो अब क्या करेगा? अब चांसेस ये हैं कि अब रिपीट ना करे, नंबर्स को रिपीट ना करे। अब ये चांसेस होंगे, इसमें 12 ही लाएगा ना, लाएगा तो फिर भी 12, ठीक है, लेकिन अब पॉसिबल है कि नंबर्स रिपीट ना करें। हाँ, देख रहे हैं, मेरे ख्याल में सारे नंबर्स क्या हैं, यूनिक है, समझ रहे? तो अगर हम उसको रेंज कम बता देंगे ना और ज़्यादा नंबर से करवाएंगे, तो क्या करेगा वो? फिर एक नंबर को या किसी नंबर को बार बार ही लेकर आ सकता है, रिपीट भी करवा सकता है। तो ये बात क्लियर हो रही है? तो हमने यहाँ पे क्या किया, रेंडमली नंबर्स को जनरेट किया है। कैप्चा में इस्तेमाल होता है। हाँ बिल्कुल, कैप्चा में बोल सकते हैं, या अगेन वही वाली चीज़ कि हमारे पास क्या होता है, जब हम मशीन लर्निंग करते हैं ना, तो हमें डेटा मिलता है, डेटा, उस पर हम अपने मॉडल्स की ट्रेनिंग करवाते हैं, मशीन लर्निंग करवाते हैं, मशीन सीखती है उस डेटा से। तो अगर वो डेटा बहुत थोड़ा सा डेटा है, लेट से सिर्फ 60 रोज़ का डेटा है या सिर्फ 100 रोज़ का डेटा है, तो मशीन अच्छे से नहीं सीख पाती। अब हमें भी ऐसा क्या है, हम लोग को भी पाइथन जैसे सीखनी है ना, तो हम लोग कितना टाइम इस पर लगा रहे हैं, 1 साल 1.5 साल तक का अर्सा लगाते हैं, फिर जाके हमारा माइंड चलता है अच्छा यार इतनी सारी चीज़ें सीखी भी होती हैं, बंदा फिर कुछ एक अलग चीज़ बनाता है, ठीक है। और इस AI के ज़माने में तो बहुत आसान हो गया चीज़ों को बनाना, लेकिन कब जब समझा पाओ चीज़ों को, तो मशीन भी इतने से डेटा पे नहीं सीख पाती चीज़ों को। तो हमें क्या करना पड़ता है, हमें और डेटा चाहिए होता है। अब डेटा कहाँ से लाएं, डेटा तो है ही, ठीक है। तो क्या करते हैं हम, फिर रैंडम का यूज़ करते हुए ना और डेटा जनरेट करवाते हैं। अब डेटा क्या होता है, अगर हम रैंडम डेटा को जनरेट करवा रहे हैं ना, रैंडम डेटा लेकर आ रहे हैं, तो हमारा मॉडल ना फिर भी थोड़ा बहुत अच्छा ट्रेन होने के चांसेस हैं। लेट से अगर मैं खुद डेटा बना के लिखूँ, मैं खुद डेटा को बनाना स्टार्ट कर दूँ, लेट से मेरे पास 100 रोज़ है ना, मुझे उस 100 रोज़ को 1000 बनाना है, लेट से, वैसे तो डिफ़िकल्ट काम है। दूसरा कि मेरा जो माइंड है ना, मतलब हमारा जो माइंड होता है वो एक लिमिटेड एरिया में सोच सकता है। मैं क्या करूँगा, किसी एक स्पेसिफिक रेंज में नंबर्स को लिख रहा हूँ बार बार, जिससे मॉडल में बाइसनेस आ जाती है, मतलब मॉडल बाइस हो जाता है। इसकी अच्छी एग्जाम्पल है
कि लेट से एक फेस रिकग्निशन सिस्टम बना रहे हैं, वो क्या करेगा, चेहरे देख के बताएगा भाई कौन मेल है कौन फीमेल है, ये बताएगा वो, ठीक है। तो हमने क्या किया, उसमें जो मर्दों के चेहरे दिखाए ना वो सारे बगैर दाढ़ी वाले दिखा दिए, ठीक है, सारे चेहरे बगैर दाढ़ी वाले दिखा दिए। तो अब क्या करेगा, अब ट्रेन हो गया भाई वो, अच्छी खासी हमने उसको तस्वीरें दे दी, सब कुछ ट्रेन करवा दिया, फीमेल्स का भी और मेल्स का भी। लेकिन मर्दों में ज़्यादातर हमने क्या इसको दिखाया, बगैर दाढ़ी वाले। तो अब वो क्या समझेगा कि मेल्स क्या होते हैं, बगैर दाढ़ी वाले ही होते हैं, ऐसे ही है। तो अगली मरतबा अगर उसको हम दाढ़ी वाला कोई बंदा दिखाएंगे ना, उसको पहचान नहीं पा रहा होगा। अब इसका मतलब क्या है, मॉडल 22 हो गया, इसको बोलते हैं मॉडल तासुब का शिकार हो गया। मतलब अब उसको समझ नहीं आ रहा क्या करना चाहिए, क्योंकि अब उसकी ट्रेनिंग ही नहीं उस डेटा पर, ठीक है। या ऐसा भी हो सकता है कि हमने उसमें डेटा में ना उसको क्या किया, जैसे कुछ फीमेल्स होती हैं उनकी भी दाढ़ी होती है, ठीक है, कुछ फीमेल्स होती हैं उनकी बियर्ड होती है, तो उस तरह का डेटा हमने दे दिया। तो अब क्या करेगा, वो समझ जाएगा कि जो दाढ़ी वाले हैं ना वो मिक्स हैं, मेल्स भी हैं और फीमेल्स भी हैं। तो अब वो कंफ्यूज है यहाँ पे, मतलब कुछ दाढ़ी वाले मेल हैं और कुछ दाढ़ी वाले हमने फीमेल्स भी बता दी, उसको इमेजेस दिखा दी। तो क्या होगा, जब उसको इमेज दिखा रहे होंगे ना, वो आंसर गलत दे रहा होगा हमें, किसी दाढ़ी वाले बंदे की दिखा दी, वो उसको फीमेल ही बोल सकता है, उसको वो मेल भी बोल सकता है। तो मॉडल 22 हो जाता है, ठीक है। अगर सेम टाइप का डेटा देंगे ना उसको, तो वो 22 हो जाएगा। हमें बहुत ज़्यादा वेरिएशंस लानी पड़ती हैं डेटा के अंदर। तो वेरिएशन अगर हमारी रैंडम है, रैंडम वेरिएशन है, तो फिर भी अच्छे उस पर ट्रेन होने के चांसेस होते हैं। 80% तक उसकी ट्रेनिंग एक्यूरेसी आ जाती है, 80 से अबव चली जाती है। लेकिन अगर हमने खुद बैठ के डेटा बनाया ना, फिर तो मॉडल मुश्किल है कि 60% तक भी उसकी एक्यूरेसी आ सके, समझ रहे हैं वो। तो 22 हो जाएगा। तो वहाँ पे रैंडम का बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा होता है कि रैंडम क्या करता है, जाके खुद से डेटा उठा के लेकर आ रहा होता है। अब ये रैंडम भी क्या करता है, ये बिल्कुल रैंडम डेटा उठा के ला रहा होता है, कोई पैटर्न नहीं है। अभी आप लोगों ने देखा मुझे क्या नंबर्स मिल रहे हैं, ये नंबर्स मिल रहे हैं। मैं दोबारा से इसको चलाता हूँ, देखें नंबर्स चेंज कर देगा बिल्कुल, और क्या लाएगा कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। एल्गोरिथम ही ऐसा है, बिल्कुल रैंडम डेटा उठा के ला रहा होगा। तो ये बात क्लियर हो रही है भाई। अच्छा, लेट से इसको मैंने बोल दिया एरे, कौन सी एरे, एरे 10। तो मेरे पास क्या आ गई है, रैंडम इंटीजर्स की एरे 10 आ गई, ठीक है। और इसमें कितने आइटम्स मौजूद हैं, 12 मौजूद हैं। अगेन हम इसको भी क्या कर सकते हैं, रीशेप कर सकते हैं अगर हम चाहें। फिलहाल इसको इसी छोड़ देते हैं, आगे बढ़ते हैं और इन दो को भी कवर करते हैं जल्दी से। NP डॉट लिन स्पेस, लिन स्पेस असल में ये पूरा वर्ड है लीनियर स्पेस। क्या है ये, लीनियर स्पेस। अच्छा, ये भी क्या करेगा, हमारी एरे क्रिएट कर देगा। अच्छा, एक बात समझिएगा यहाँ पे, ये फोकस करिएगा यहाँ पे। मैं लिखता हूँ NP डॉट लिन स्पेस मतलब लीनियर स्पेस, और मैं बोलता हूँ 3 से लेके 15 तक के लाओ डेटा, और 5 लाओ। मैं क्या बोल रहा हूँ इसको, 3 से डेटा लाओ, कहाँ तक के लाओ भाई, 15 तक लाओ, और कितने नंबर्स लाओ, 5 लाओ। आउटपुट देखते हैं ज़रा। अच्छा, एक बात कि यहाँ पर ना 15 इंक्लूडेड आ रहा है, ये बात समझिएगा, ठीक है। कुछ फंक्शंस डिफरेंटली बिहेव करेंगे, ठीक है, कुछ फंक्शंस डिफरेंटली बिहेव यहाँ पे करेंगे NumPy के अंदर। अब हमें बहुत सारी चीज़ें डिफरेंट देखने को मिल रही होंगी, सही है। तो इसने क्या किया, यहाँ से यहाँ तक का डेटा ला दिया, 3 से 5 तक का डेटा, 15 तक का डेटा ला दिया, और कितने नंबर्स ला के दिए, 5 नंबर्स ला के दिए। ये बात समझ रहे हैं। अच्छा, अब एक पॉइंट समझे यहाँ पे, मुझे ज़रा बताएं 3 और 6 इनमें कितने का डिफरेंस है, 3 का। अच्छा, अगला डिफरेंस देखें, 6 और 9 में कितने का डिफरेंस है, 3 का डिफरेंस है अभी भी। 9 और 12 में कितना डिफरेंस है, 3 का। और 12 15 में भी कितने का डिफरेंस है, 3 का। तो ये इसी वजह से लीनियर स्पेस कहलाता है। मतलब ये हमेशा जो डेटा लेकर आने वाला है ना, वो क्या रखेगा, उनका गैप सेम रखेगा हमेशा। जो डिफरेंस होगा ना नंबर्स का, हमेशा क्या रहने वाला है, वो सेम रखने वाला है। ये वाला फंक्शन है, ये क्या करेगा, इस तरीके की फंक्शनलिटी लेकर आएगा। तो हो सकता है समटाइम्स हमें आगे जाके कुछ इस तरह का डेटा निकालना पड़े कि जिसमें क्या हो, गैप सेम हो। दोनों जो नंबर्स हैं ना, दो नंबर्स करके अगर हम कंसिडर करें, तो उनके दरमियान डिफरेंस निकालने पे जो नंबर मिलेगा वो सेम मिले हमें, तो हम वहाँ पे ये वाले फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं। तो ये बात क्लियर हो रही है। जिससे भी क्या किया, हमारे ये एक एरे क्रिएट करके दे दी, और अगेन ये क्या, 1 डायमेंशनल एरे है हमारी, सही जी बोले, सॉरी।
अच्छा, हमेशा ऐसा नहीं होगा। अभी तो हमारा सिनेरियो ऐसा, मैंने नंबर सोच के रखा हुआ था ताकि थोड़ा सा आपको समझा सकूँ। आप कुछ भी रख लें। आपने कहा लेट से -3 से चलो और 150 तक के जाओ, लेकिन नंबर कितने लाओ? सिर्फ 5 लाओ। ठीक है, -3 से चलो 150 तक के जाओ और सिर्फ नंबर 5 लाओ। ज़रा देखें अब क्या ला रहा है, डिफरेंट नंबर ला रहा है। -3 से चला, एक काम करते हैं, हम इन दो का डिफरेंस निकालते हैं। ठीक है, इनको कॉपी करता हूँ मैं, मैंने लिखा यहाँ पर माइनस करवा मैंने इन दो नंबर्स को। ठीक है, ज़रा देखें आउटपुट क्या आ रहा है, कितना आ रहा है 38.25। ये मैंने निकाला इन दो का डिफरेंस। ठीक है, अब मैं निकालता हूँ इन दो का डिफरेंस। सही है, सेम आएगा ना, डिफरेंस सेम आएगा। तो वहाँ पे भी -3 हो या 35 हो तो यही पड़ता बिल्कुल, हम वहाँ पे भी कर सकते थे। ठीक है जी, है। इसका एक्यूरेट करता है, सॉरी बहुत कहता है इसमें बहुत एक्यूरेट वो वैल्यूज मिलती है। एक्यूरेट बोल रहे हैं कुछ। हाँ, ये जो डिफरेंस होगा ना उसके भी यहाँ पे काम करता है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने इसको सब्ट्रैक्ट करवाया तो देखें क्या कर रहा है, डिफरेंस सेम ला रहा है। ठीक है, तो जो भी नंबर होगा ना, जो भी आपने रेंज दी है उसमें से जितने नंबर्स मांगे, ये क्या करेगा, इस तरह से कुछ एल्गोरिथम चलाएगा कि जो नंबर्स लेकर आने वाले क्या करेगा, उनका स्पेस सेम रख के लेकर आएगा हमेशा। क्लियर है। लास्ट है हमारा आइडेंटिटी एरे क्रिएशन का तरीका। उसमें हम क्या करते हैं, np डॉट आइडेंटिटी, और इसमें हमें सिर्फ एक नंबर पास करना होता है। क्या करना होगा, हमें सिर्फ एक नंबर देना होगा, वो भी इंटीजर नंबर। तो मैंने लेट से बोला इसको 4। ज़रा देखें इसका आउटपुट इसने क्या किया, मेरी एक एरे बनाई और इसमें इसने 4 ही रोज़ और 4 ही कॉलम्स रखे। ठीक है, अच्छा आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है वैसे, ये हमने पढ़ा हुआ है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स यही होता है कि भाई जिसके डायगोनल क्या होता है, ये देखें, ये है ना मेरे पास मैट्रिक्स, तो ये जो पूरी सॉरी ये जो आपकी ये वाली इस तरीके से ये नंबर्स हैं, ये क्या कहलाते हैं, ये डायगोनल कहलाता है। ये क्या कहलाता है, डायगोनल, DIAGONAL। सही है, ये डायगोनल है हमारा। ठीक है, तो ऐसा मैट्रिक्स जिसके डायगोनल में क्या हो, सिर्फ 1 1 मौजूद हो, वो मैट्रिक्स क्या कहलाता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहलाता है। ठीक है, इस मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो इसलिए उन्होंने फंक्शन का नाम भी क्या रख दिया, आइडेंटिटी रख दिया, ताकि अगर कोई मैथमेटिशियन हो उसको पता हो कि यार आइडेंटिटी अगर मैट्रिक्स बनवाने तो आइडेंटिटी का यूज़ कर लेगा। क्लियर है। तो हमने कुछ तरीके देखे जिसकी मदद से हम क्या कर पा रहे हैं, हमने एरे को क्रिएट किया है। ठीक है, इन कुछ तरीकों की मदद से हमने एरेस को अपनी क्रिएट कर लिया। अच्छा, इसमें कोई मसला या आगे बढ़ूँ? आई थिंक सिंपल सी चीज़ें, एक मतलब लिखे लेकिन लाजमी कर लीजिएगा। ठीक है, मैं शेयर कर दूंगा फाइल को, जाके देख लेंगे ना आप लोग आज या कल के अंदर, तो माइंड में चीज़ें बैठ जाएंगी, बहुत सिंपल सी हैं। सही है। अच्छा, कोई मसला भाई, आगे बढ़ जाऊँ? हाँ भाई हरमैन, फराज को उठाओ, जाग रहे हैं, चले। अच्छा भाई, एक चीज़ मैंने कहा 1D अगर होती है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, वेक्टर बोलते हैं। 1D अगर 1D एरे है उसको वेक्टर बोलते हैं। 2D एरे को क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स भी बोलते हैं समटाइम्स। ठीक है, तो अगर कोई मैट्रिक्स भी बोले तो आप समझे 2D एरे की बात कर रहा है। अच्छा, 3 डायमेंशन या उससे बड़ी मैट्रिक्स जो होती हैं क्या कहलाती हैं, टेंसर कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं, टेंसर। ठीक है, जब भी इसकी एक लाइब्रेरी का नाम है टेंसर फ्लो, एक लाइब्रेरी है डीप लर्निंग की। मशीन लर्निंग है पहले, फिर उस पर डीप लर्निंग आती है। डीप लर्निंग वो न्यूरॉन्स पे काम करती है। तो डीप लर्निंग के अंदर जो लाइब्रेरी का यूज़ हो रहा होता है वो क्या होती है, टेंसर फ्लो के नाम से एक लाइब्रेरी है। मतलब अब आप इमेजिन करें वहाँ पे 3 डायमेंशन मैट्रिक्स या 3 डायमेंशन से ज़्यादा की डायमेंशन के मैट्रिक्स होंगे वहाँ पे, जिसके साथ हमें काम करना पड़ रहा होगा, और वो मतलब फिर डीप लर्निंग उससे परफॉर्म हो रही होगी। ये बात समझ रहे हैं? तो हम इसकी एक एग्जांपल ऊपर ऑलरेडी देख चुके हैं कि हम क्या करते हैं, डेप्थ का यूज़ करते हैं।
डेप्थ होती है हमारे पास, रोज होती हैं और कॉलम्स होते हैं, ठीक है। अच्छा मैं एक काम करता हूँ, मुझे क्या करना है, इधर देखें एक बात, यहाँ देखें जल्दी से एक चीज़, इसको देख के आगे बढ़ते हैं। मुझे ना एक इस तरह की एरे बनानी है, समझे ज़रा। एक चलें, मुझे एक इस तरह की टेंसर बनाना है, टेंसर कहलाता है वैसे, ठीक है। टेंसर बनाना है 3 डायमेंशन या उससे बड़े मैट्रिसेस टेंसर्स कहलाते हैं। अच्छा मुझे इस तरह की एरे बनानी है। अब कितनी डायमेंशन है, 3 डायमेंशन है पहली बात, ठीक है। अच्छा एक बात हो गई, दूसरा के अच्छा देखें ज़रा, हमारा ये जो पार्ट है यहाँ से लेकर, सॉरी, इतना जो हिस्सा है ये क्या है हमारा, ये 2 डायमेंशन है, ठीक है, ये 2 डायमेंशन है। अच्छा इसके अलावा ये वाला पार्ट भी क्या मेरा इसी तरीके से, ये यहाँ से यहाँ तक का 2 डायमेंशन है, ठीक है। और 2 डायमेंशन के अंदर फर्दर सिर्फ इस ब्रैकेट को देखें, ये क्या है, 1 डायमेंशन। सिमिलरली ये भी क्या है, 1 डायमेंशन है। तो मुझे कुछ इस तरह का टेंसर बनाना है, ठीक है। क्या करूँगा मैं आया यहाँ पर, ठीक है, ये टेंसर बनाना है हमने, इसको लेट से हम बोलते हैं एरे 12, इसका नाम देते हैं, ठीक है। एरे 12 इक्वल्स टू, मैंने नंबर्स जनरेट करने सबसे पहले, तो आप लोग सोच के बताएं कि मुझे कितने नंबर्स चाहिए। यहाँ देख लें कितने नंबर्स हैं मेरे पास, 1 से लेकर 12 तक नंबर्स चाहिए ना मुझे। तो मैंने इसको बोला np डॉट अरेंज का फिलहाल यूज़ कर लेते हैं। मैंने बोला 1 से 12 तक के नंबर्स ले आओ, सही है। अच्छा नंबर्स वो ले आएगा, सही है। मुझे अब इसको क्या करना है, रीशेप करना है। क्या करना है इसको, मुझे रीशेप करना है। तो रीशेप का फॉर्मूला क्या लिखा हुआ है कि अगर हमें 3 डायमेंशन एरे बनानी हो तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले डेप्थ बताएंगे। डेप्थ का मतलब क्या है कि भाई मेरी 2 डायमेंशन एरे कितनी मर्तबा आने वाली है, डेप्थ या टाइम्स, सही है, डेप्थ या टाइम्स एक ही बात है। तो डेप्थ बताने का मतलब क्या है कि भाई ये बता दो कि मेरी 2 डायमेंशन की एरे कितनी मर्तबा आने वाली, तो कितनी मर्तबा आएगी हमारे पास, 2 मर्तबा आएगी। तो मुझे डेप्थ को क्या देना चाहिए टेक्निकली, 2। अच्छा 2 दे दिया मैंने, सही है यहाँ तक। अच्छा लेकिन अब मुझे बताएं क्या देनी है, रोज़ देनी है, रोज़, ठीक है। अच्छा जब हमने डेप्थ दे दी ना एक मर्तबा, डेप्थ देने के बाद क्या है, अब हम आ जाएंगे 2 डायमेंशन पर, 2 डायमेंशन वाली पर आ गए। हमने पहले बताया कि 2 डायमेंशन कितनी मर्तबा आएगी, 2 लिख दिया, 2 मर्तबा आने वाली है। अच्छा अब आ गए अंदर, अब रोज़ बताएं कि हमारी इस 2 डायमेंशन की एरे में, मतलब इतने पार्ट में, अंदर वाले ब्रैकेट से कितनी रोज़ है हमारे पास, 2 रोज़, और कितने कॉलम्स हैं, 3 कॉलम्स। तो दोनों जो ऊपर और नीचे वाली एरेज हैं, दोनों में यही सेम शेप है, 2 रोज़ और 3 कॉलम्स। तो मैंने यहाँ पे लिखा 2 रोज़ और 3 कॉलम्स। ये बात समझ रहे हैं, जरा जल्दी से मल्टीप्लाई करें, 2 टाइम्स 2 4, 4 टाइम्स 2 4 टाइम्स 3 12, मतलब टोटल टोटल कितना नंबर मिला, 12। और पीछे से हम नंबर भी कितने जनरेट कर रहे हैं, 12। तो हमारी बिल्कुल सही वाली टेंसर बनने वाली है। अगर नंबर में ज़्यादा जनरेट कर रहा हुआ और मैं इसको बोल रहा हूँ 12 नंबर्स में कन्वर्ट करो, मतलब इतने नंबर्स में कन्वर्ट करो, नहीं काम करेगा ये। लेट से मैं दिखा देता हूँ, मैंने इसको 14 बोल दिया, अब मैं कितने नंबर एक्चुअली जनरेट कर रहा हूँ, 13 नंबर जनरेट कर रहा हूँ मैं, एरर दे देगा ये, ठीक है। क्या बोल रहे हैं कि नॉट रीशेप ऑफ एरे ऑफ साइज 13 इंटू शेप 2 2 3। क्यों, क्योंकि इनकी मदद से जो नंबर बन रहा है वो कितना बन रहा है, 12 बन रहा है, ठीक है। मतलब उसको 12 नंबर चाहिए, लेकिन यहाँ पे कितने जनरेट हो रहे हैं, 13 हो रहे हैं जनरेट, नहीं काम करेगा।
अच्छा लेट से अगर हमने कम जनरेट कर दिया 11 लिख दिया मैंने, तो जब भी नहीं करेगा। मेरी बात समझ रहे हैं? 13 लिखना। हाँ, वो अभी भी एरर देगा, बोला 10 को मैं किस तरीके से इस फॉर्म में लेके जाऊँ, नहीं लेके जा सकता। तो इसीलिए हमने यहाँ पे इसको 13 लिखा था, ताकि क्या हो, ये सही से हमारी उस शेप में जा सके। तो क्या करते हैं, हम इसको प्रिंट कर देते हैं एरे 12 को, और ज़रा देखें कि हमने वो 3 डायमेंशन वाली एरे बना ली इस तरीके से। ये बात क्लियर हो रही है? चलें एक और चीज़ लास्ट है, फिर हम ये चीज़ें डिस्कस करेंगे। आप लोग मुझे बताएं कि लेट से ये जो 2 डायमेंशनल वाली एरे है ना, 2 डायमेंशनल वाली एरे है, यहाँ देखें यार फराज और हरमैन, यहाँ देखें मैंने यहाँ पे एक और रो ऐड करनी है। जो 2 डायमेंशन वाली एरे है ना, बस मुझे क्या करना है, यहाँ पे मुझे एक और रो ऐड करनी है। 3 नंबर्स मुझे और आ जाएंगे, यहाँ पे 3 नंबर्स और चाहिए होंगे, और सिमिलरली मुझे यहाँ पे भी एक और रो ऐड करनी है। तो यहाँ पे भी कितने नंबर चाहिए होंगे, 3 नंबर चाहिए होंगे। मेरी बात समझ रहे हैं? तो शेप क्या बनेगी, डेप्थ तो अभी भी कितनी रहने वाली है, 2, डेप्थ तो 2 रहने वाली है, लेकिन रोज कितनी हो गई, 3। एक अभी 1 2 3 वाली, 4 5 6 वाली, और एक और रो चाहिए, तो यहाँ भी 3 हो गई, और नीचे भी कितनी हो गई, 3 रोज हो गई। और कॉलम्स तो सेम ही है, कॉलम्स का तो मैंने कोई चेंज ही नहीं किया। ये बात समझ रहे हैं? चलें मुझे जल्दी से बताएं कि मैं यहाँ पे कितने नंबर्स जनरेट करूँ कि मैं उस 2/3/3 की टेंसर में इसको ले जा सकूँ। जी भाई, np.arrange, देखिए शेप क्या बन रही है, शेप क्या बनेगी मेरे पास यहाँ पे जी। डेप्थ कितनी है भाई, 2 है। शेप की रोज कितनी हो जाएंगी, 3, और कॉलम्स भी कितने, 3। ये मेरी बात समझ रहे हैं? ये 3 कहाँ से निकल के आए, एक आपका ये वाला कॉलम, दूसरा ये वाला, और मुझे इसके नीचे एक और कॉलम लगवाना है। इस तरीके से नंबर्स चाहिए होंगे मुझे वहाँ पे 3, तो तीसरा ये वाला कॉलम। अच्छा एक कॉलम सॉरी रो यहाँ पे लगवाई मैंने, और एक रो यहाँ लगवाई, ठीक है। तो लेकिन हम क्या करेंगे, मतलब हम किसी एक 2D को कंसिडर करेंगे ना, तो 3 रोज हो गई और 3 ही कॉलम्स हो गए। तो ये वो लिखा हुआ है 3 रोज और 3 कॉलम्स। तो मल्टीप्लाई कर लें ज़रा जल्दी से, 2 × 3 6, 6 × 3 18। तो अब मुझे 18 नंबर चाहिए, ये समझ रहे हैं? तो मैंने यहाँ पे अब कितने नंबर जनरेट करने, 18 नंबर जनरेट करने। मैंने यहाँ पे लिखा 1 से कहाँ तक जाओ, 19 तक जाओ, और इसको रीशेप करो किसमें, 2/3/3 के अंदर, ठीक है। चल गया, कोई मसला नहीं आया। प्रिंट करते हैं एरे 13 को, और ये हमारे पास इस तरीके की एरे आ गई। तो हमने टेंसर बना लिया। सही है, क्लियर हो रही है बात? चलें अच्छा भाई, एंडिंग चलते हैं ज़रा। मैंने एक ऊपर एरे 1 बनाई थी, उस एरे 1 को मैंने क्या कहा था, 1 डायमेंशन। देखें ज़रा ये क्या बताता है, क्या दे रहा है भाई, ये 1 मतलब 1 डायमेंशन है। एन डी मतलब एन डायमेंशन, एन डायमेंशन मतलब क्या नंबर है, डायमेंशन का क्या नंबर है वो बताओ, ठीक है। तो हमने इसका यूज़ कर लिया। चलें बारी बारी देखते हैं। एरे 2 बनाई थी हमने, एरे 2 कितनी डायमेंशन है, 2 डायमेंशन है। अगर मैं आपको एरे 2 दिखाऊं, भाई को ऊपर जाना पड़ेगा बहुत मैं यहीं पे एरे 2 प्रिंट करवा देता हूँ। ये देखें कितने ब्रैकेट्स हैं भाई, 2। हमने क्या बोला था, इसको क्या बोलेंगे, 2 डायमेंशन, और ये खुद भी क्या बोल रहा है, उसको 2 डायमेंशन बोल रहा है सॉरी। अच्छा अभी हमने ये बनाई है 3 डायमेंशन, ऐसी ही है, हमने 3 डायमेंशन बनाई है ना। क्या नाम रखा है इसका, एरे 13 बोला। मैं बोलता हूँ थोड़ा एरे 13 की डायमेंशन बताओ। तो मैंने लिखा एंडिंग, एग्जीक्यूट किया, क्या बता रहा है, 3 बता रहा है। तो बात क्लियर हो रही है? हमने जिस तरह से बोला ये भी क्या कर रहा है, उसको वही चीज़ बोल रहा है, ठीक है यहाँ तक। अच्छा शेप क्या होती है, अभी हमने देखा है, रोज एंड कॉलम्स। शेप की जब भी बात होगी क्या समझना है आपने, रोज एंड कॉलम्स की बात हो रही है। मैंने लिखा एरे 1 डॉट शेप। अच्छा एक बात समझे यहाँ पे, एक बात समझे जल्दी से, जब भी हम 1 डायमेंशन की शेप निकालेंगे ना, हमें क्या बताएगा, 1 नंबर देगा। क्या मतलब, ये देखें एग्जीक्यूट किया, क्या बता रहा है, 11 कॉमा। जब भी आपको इस तरह का आउटपुट दे, आप समझ जाएं कि एरे किसी है भाई, मेरी 1 डायमेंशन है।
देखें ज़रा, एरे 1 भी प्रिंट कर लेते हैं हम यहाँ पे। एरे 1 में आपके पास बस ये कुछ नंबर्स मौजूद हैं, ठीक है, सिंपल से नंबर्स हैं। टोटल कितने नंबर्स हैं ये? 11 नंबर्स हैं। काउंट करेंगे कितने मिलेंगे? 11 मिलेंगे। तो क्या करेगा, जब भी हम 1 डायमेंशन की एरे पे शेप का एट्रीब्यूट चलाएंगे, ये नंबर्स काउंट करके हमें बता देगा बस, और कुछ नहीं करेगा। लेकिन जब मैं इसको चलाऊंगा 1 डायमेंशन से ऊपर की डायमेंशन पे, लेट से मैंने बोला एरे 2 बताओ, एरे 2 की शेप बताओ, तो ज़रा देखें क्या बता रहा है। 3 रोज एंड 5 कॉलम्स। पहले वाला नंबर क्या है? रोज, और बाद वाला नंबर कॉलम्स। 3 रोज 5 कॉलम्स। ये देखें ज़रा कितनी रोज हैं? 1 2 3 रोज और 5 कॉलम्स। देखें ज़रा 1 2 3 4 5। आ गई बात, समझ रहे? अच्छा, सिमिलरली मैंने अभी एरे 13 बनाई। मैं बोलता हूँ एरे 13 डॉट शेप। शेप बताओ, शेप मतलब रोज एंड कॉलम्स बताओ। क्या बता रहे हैं? 2 बता रहे हैं डेप्थ, कि वो चीज़ कितनी मरतबा आई है। कौन सी चीज़? 3x3 की एरे, 3 रोज एंड 3 कॉलम्स। 3x3 की एक एरे है, 3 रोज 3 कॉलम्स की एक एरे है। तो मेरे पास 2 मरतबा आई है, एक मरतबा ऊपर, एक मरतबा नीचे। ये समझ रहे हैं? तो शेप क्या बताता है भाई? हमें वो रोज एंड कॉलम्स के बारे में बताता है कि हमारी एरे में कितनी शेप्स, कितनी रोज और कितने कॉलम्स मौजूद हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। साइज़ क्या बताता है? हाउ मेनी टोटल आइटम्स इन दी एरे, कि आइटम्स कितने मौजूद हैं एरे के अंदर। तो ज़रा सोच के बताएं, अगर मैं एरे 1 पे साइज़ चलाऊँ क्या बताएगा मुझे? 11 ही बताएगा। सही है, क्लियर हो रही है बात? अच्छा, अगर मैंने लिखा एरे 2 डॉट साइज बताओ, ठीक है, तो क्या मिलेगा आंसर? देखें एरे 2 की शेप कितनी थी भाई? 3 रोज एंड 5 कॉलम्स। तो इनको मल्टीप्लाई कर लें 15, तो साइज से क्या मिलेगा मुझे? 15। मतलब कितने आइटम्स मौजूद हैं उसमें, कितने नंबर्स मौजूद हैं, कितने नंबर्स हैं उसमें? 15 टोटल नंबर्स हैं। वरना एक मिनट देख लें एरे 2 को, और ज़रा खुद भी काउंट कर लें, जल्दी से काउंट कर लें कितनी मरतबा आ रही है। 5 है और 3 टाइम्स आ रहे हैं, 15 हो गए। सही है, शेप्स हमने निकाल लिया था ऑलरेडी। अच्छा, उसके बाद एरे 13 में कितने नंबर्स हमने इस्तेमाल किए थे? 18। तो मुझे 18 बता देगा। तो साइज़ क्या करता है? सिर्फ बता देगा टोटल नंबर्स कितने मौजूद हैं। ठीक है यहाँ तक? अच्छा, आइटम साइज़। अब ये वो जगह आ गई है जहाँ पे हमने डिस्कस करना था इसकी मेमोरी एलोकेशन किस तरह से होती है, लेकिन टाइम ख़त्म हो रहा है, तो इंशाल्लाह फिर इसको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। फिलहाल आइटम साइज़ को देख लेते हैं। मैंने क्या किया, मैंने लिखा एरे 1 डॉट आइटम साइज। एग्जीक्यूट किया, क्या बता रहा है? 8। अब ये 8 क्या है ज़रा समझें, क्या लिखा हुआ है? ये हमें बताता है साइज़ इन बाइट्स। हमें जैसे हम देखते हैं ना केबीज़, हमारी कुछ इमेजेस होती हैं केबीज़ में, कुछ फाइल्स होती हैं केबीज़ में। हाँ, वो बाइट्स होता है असल में, लेकिन वो किलो में होता है, किलो, वो फिर भी बड़ा यूनिट होता है। ये सिंपल सा यूनिट है 8 बाइट्स का। ये 8 है और ये किस में बता रहा है हमें आंसर? बाइट्स में दे रहा होता है। ठीक है, अब 2 चीज़ें होती हैं, मतलब वैसे तो बहुत ज़्यादा कन्वर्जन सिस्टम्स हैं यहाँ पे। बाइट्स होता है, फिर किलो बाइट्स होता है, फिर मेगा बाइट्स होता है, फिर वो MB बन जाता है। MB जो होता है वो क्या है? मेगा बाइट्स होता है। ठीक है, फिर GBs बन जाता है, फिर TBs बन जाता है। तो ये बहुत डिटेल में कन्वर्जन्स हैं, लेकिन हम इसकी एक बेसिक सी कन्वर्जन देखेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर कि बिट्स क्या होते हैं और बाइट्स क्या होते हैं। ठीक है, तो लाजमी जो है ना इंशाल्लाह इसको नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे और टाइम पर आइएगा ताकि अच्छे से क्लियर हो सके वाली चीज़। तो एरे 1 क्या कर रहा है भाई? एरे 1 हमें बता रहा है कि हमारी एरे 1 के अंदर हर नंबर ने, ये समझिएगा, ये पूरी एरे का नहीं बता रहा, ये हर नंबर के बारे में बता रहा है कि हर नंबर ने 8 बाइट्स की स्पेस कवर करी हुई है। ठीक है, अच्छा हम इसको और पे चलाते हैं। लेट से एरे 2 लिखा मैंने, एरे 2 डॉट आइटम साइज। क्या दिखा रहा है? 8 दिखा रहा है। अच्छा, एरे 13 में भी चला के देख लें, फिलहाल 8 बताएगा, क्योंकि बाई डिफ़ॉल्ट ना वो 8 बाइट्स में ही सेव करता है डेटा को। अगर कोई डेटा बहुत बड़ा हो गया जो 8 बाइट्स में नहीं आ पा रहा, तो फिर बड़ी बाइट्स पे ले जाएगा, वो 16 पे ले जाएगा फिर, या उससे बड़ी हायर पे ले जाएगा। लेकिन नॉर्मली क्या करता है, अगर डेटा बहुत छोटा सा है तो उसको 8 बाइट्स में रखेगा। अगर 8 बाइट्स की ज़रूरत नहीं भी पड़ रही होगी जब भी वो 8 बाइट्स में रखेगा। ठीक है, तो हम एरे 13 को भी ज़रा ट्राई करते हैं। एरे 13 डॉट आइटम साइज, इसको भी क्या दिखा रहा है? ये 8 बाइट्स दिखा रहा है।
मतलब हमारे जो जितने भी नंबर्स हमने यूज़ किए वो सारे के सारे बहुत छोटे छोटे नंबर्स हैं, और वो 8 बाइट्स में क्या कर रहे हैं, पूरा अपनी जगह को कवर कर पा रहे हैं। कम भी कर रहे होंगे तो जब भी 8 बाइट्स ही देगा ये डिफ़ॉल्ट। ठीक है, अब ये वो चीज़ आ गई है इंटीजर 32, 64, ये क्या होता है इंशाल्लाह इसको फिर हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे।